क्या करने वाले हैं तो भैया पूरा ही पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर कवर करेंगे भैया, पूरा वन शॉट में ले लेंगे, पूरा ही वन शॉट में जाएगा। जितने ज्यादा हो सके भैया उतनी बढ़िया बात है। अगर 2 होंगे तो भी ठीक है, 3 होंगे तो भी ठीक है, 4 होंगे तो भी ठीक है, विलायक हमेशा एक ही रहेगा। तो मोल पता आज क्या हो गया, एक घटक का मोल नीचे विलयन के कुल मोल। दाब कम होता है, ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जा ही नहीं पाती है, कम जाती है क्योंकि दाब कम भैया। वह ताप जिस पर कोई जम जाए तो हिमांक, कोई उबलने लग जाए तो क्वथनांक। अब तक जितने पढ़े ना तो वो टूट रहे थे ना वो जुड़ रहे थे। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मजे में। तो कैसी चल रही है आपकी गर्मियां? हाँ सर, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है इस बार। देखो यार, गर्मी तो बहुत ज्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना, वो हर साल लगती है। बस अब हमें थोड़ा सा एसी की, कूलर की आदत हो गई ना, तो गर्मी हमें थोड़ी ज्यादा लगने लग गई है। चलिए कोई बात नहीं, चाहे गर्मी कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे नहीं भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो भैया सर्दी गर्मी बरसात हर बार बस यही कि पढ़ाई अच्छे से करनी है, ठीक है। तो हमारे लिए गर्मी सर्दी बरसात कुछ नहीं होती है, हमारे लिए यही होता है कि हम कितना कॉन्टिन्यूस और कितने डिसिप्लिन में रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है यार, ठीक है बच्चा। चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, विलियन चैप्टर। देखो यार, अगर ओवरऑल अगर मैं विलियन चैप्टर को देखूं, है ना, तो पूरा का पूरा 8 से 10 घंटे का टॉपिक होता है आराम से। अगर हम विद क्वेश्चंस करें, सब कुछ कवर करें, तो 8 से 10 घंटे का ही आराम से चैप्टर चला जाता है, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं आज आपको 1.5 से 2 घंटे के बीच में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा। एक तरीके से आप इसको अपना रिवीजन मान लो कि अगर आपने थोड़ा सा भी पहले पढ़ रखा है तो ये टॉपिक, ये जितने भी इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। लेकिन बस शर्त इतनी है कि आप रेगुलर वे में ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हो, ठीक है भाई। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। चलिए आ जाओ। तो टॉपिक टू बी कवर्ड क्या करने वाले हैं तो भैया पूरा ही पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर कवर करेंगे भैया, पूरा वन शॉट में ले लेंगे, पूरा ही वन शॉट में जाएगा। पूरे एक वन शॉट में पूरा ही सॉल्यूशन चैप्टर को फिनिश कर देंगे, मतलब सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो गए, ठीक है। सर ये क्या है, तो बच्चों के लिए मैं हूं उनका कैप्टन आर्मी हूं, है ना। आप मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी आर्मीज हो, तो आप अपने आप को कैप्टन आर्मीज बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आर्मी मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये लोग बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं अपनी लाइफ में, हर चीज को एक सही समय पे करते हैं। और स्टूडेंट भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि हर चीज को वो समय पे करे, होमवर्क टाइम से करे, चीजों को याद टाइम से करे, रिविजन अच्छे से करे, रेगुलर क्लास में अपना ध्यान रखे, ज्यादा बातें नहीं करें, हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और जो व्हाट्सएप उसको कम से कम समय दे। देखो समय तो देना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं, आजकल की जो जनरेशन है उसमें तो भैया देखो ये रेगुलरिटी वाली बात हो गई, तो कम समय दे भाई, 10-15 मिनट चला के छोड़ दे, है ना। जो मैं बोलूं या जो टीचर्स बोले वो सारी बातें माने, तो ये सब कुछ हमारे डिसिप्लिन में आता है, ठीक है बच्चा। तो कुछ लाइन है यहाँ पे कि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना है तो हर मुश्किल से टकराना होगा। अगर ये चीजें अपने दिमाग में आप रखते हो तो मान के चलो कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे अपनी लाइफ में। बस 12th की बात है, अच्छे से पढ़ लो। ये 12th केवल आपको मार्क्स नहीं दिलाएगी, ये 12th आगे चलने की आपको उम्मीद जगाएगी कि आगे मुझे चल के क्या करना है यार, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो आप बिल्कुल टाइम नहीं लेते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन उससे पहले सबसे पहले विलन की बात करेंगे। देखो बच्चों, अगर इस पूरे चैप्टर को मुझे पढ़ना है तो आप भी जानते थोड़ी थियोरी भी इस चैप्टर के अंदर है, तो मुझे थोड़ा लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको हर एक बात अच्छी समझ में आएगी, आप बिल्कुल मत घबराना, ठीक है भैया। विलियन क्या होता है, देखो बच्चों विलियन क्या होता है, मैंने कहा मान लो इस विलियन के अंदर 2 आदमी होते हैं, ठीक है। एक ऐसा आदमी होगा जो कम होगा, वो होगा विले, और एक ऐसा होगा जो ज्यादा होगा, जिसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, विलायक। तो जिसमें विले और विलायक आपस में क्या बना ले बच्चों, समांगी मिश्रण बना ले। समांगी मिश्रण का मतलब आपस में पूरे के पूरे घुल जाए। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये पानी की बोतल है ना, अब इस पानी की बोतल मैंने क्या किया, एक चुटकी नमक डाल दिया। एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो बच्चों, है ना। तो मैंने एक चुटकी इसमें क्या डाल दिया बच्चा, नमक डाल दिया। अब नमक डाल दी, पूरा नमक इसमें घुल जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जब मैं बोलूंगा कि बच्चों इसको पी लो, तो पीने पे ऐसा होगा कि ऊपर वाला ज्यादा सॉल्टी होगा और नीचे वाला ज्यादा सॉल्टी या खारा होगा, ऐसा नहीं होगा ना, पूरा पानी एक समान होगा। शुगर डाल दो, पूरा घुल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई ऐसा विलयन जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव डाल दो, अवयव भी बोल सकते हो, पदार्थ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है यार। विले और विलायक को मिला दो, विले जितने ज्यादा हो सके भैया उतनी बढ़िया बात है। अगर 2 होंगे तो भी ठीक है, 3 होंगे तो भी ठीक है, 4 होंगे तो भी ठीक है, विलायक हमेशा एक ही रहेगा। तो जब विले और विलायक मिलते हैं आपस में, कौन बच्चों, जब विले और विलायक आपस में मिल जाते हैं
और कैसे मिलते हैं? समांगी मिश्रण में। कैसे? समांगी मतलब समान रूप से वो वितरित हो जाए पूरे विलयन के अंदर, समान रूप रखे पूरे विलयन का, उसको हम कहते हैं समांगी। ठीक है, आगे चल के पढ़ाऊंगा समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, दो या दो से अधिक पदार्थों की जगह आप क्या डाल सकते हो बच्चों? अवयव का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? विलयन कहलाता है। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक विलय एक विलायक, उसको याद नहीं रखना भाई, अपने को याद है। अब सामने लिखा हुआ है कि विलय जो होता है वो हमेशा कम मात्रा में होगा, और जो बच्चा लोग विलायक होगा वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा मात्रा में होगा। तो एक विलय होगा और एक क्या होगा बच्चा लोग? विलायक होगा। तो मुझे लगता है कि यहां तक तो सबको क्लियर हो चुका होगा कि भैया विलय क्या होता है। वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में हो, कैसी मात्रा में हो? कम मात्रा में हो, उसे विलय कहते हैं। विलायक कौन होता है? जो कैसी मात्रा में हो? अधिक मात्रा में हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग पढ़ते हो द्विअंगी मिश्रण, सब पढ़ते हो। देखो आप सारे बच्चे पढ़ते हो द्विअंगी मिश्रण, एक पढ़ते हो त्रिअंगी मिश्रण, चतुष्अंगी या चतुरंगी मिश्रण। अरे द्विअंगी का मतलब क्या? दो लोग, एक विलय और एक विलायक, जिसमें एक विलय और विलायक हो वो द्विअंगी कहलाता है। द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी का मतलब दो विलय हो लेकिन विलायक एक हो, तीन लोग हो भैया। क्या यहाँ तक कहानी बिल्कुल दिमाग में बैठ चुकी है क्या? किसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो मुझे लगता है ये अब आपको आराम से समझ में आ गया कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। एक बात और, इस पूरे चैप्टर में मैं विलय को मैं बी से दिखाऊंगा, बी फॉर बॉल से, और विलायक को ए फॉर एप्पल से दिखाऊंगा। क्या बात समझ में आ गई? ये पूरे चैप्टर में चलेगा। ठीक है, ये सब मैं आपको यही बताता हूं, बच्चा फिर बार बार पूछेगा मुझसे, तो विलय को सर आप बी से क्यों दिखा रहे हो? भैया क्योंकि बुक वाले ने बोला बी से दिखा दे, ठीक है, या टू से दिखा दे, या इसको वन से दिखा दो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना। आगे अभी मैं आपको बताने वाला था कि एक होता है तनु विलयन, विलय की मात्रा के आधार पर पढ़ते हैं तनु विलयन, और ये पढ़ते हैं प्यारे बच्चों सांद्र विलयन क्या होता है। अरे बहुत सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ। एक नमक पानी है तो आप बोलते हो नमक का विलयन, एक आपके पास चीनी और पानी है। अब दिमाग लगाओ, जो नमक पानी होगा पानी के जैसा विलयन होता है वैसा, लेकिन जो चीनी और पानी का विलयन होता है वो गाढ़ा होता है थोड़ा सा। तो जो गाढ़ा होता है, जिसमें गाढ़ापन होता है, उसको कहते हैं सांद्र विलयन, और जो पानी के जैसा होता है उसको क्या कहते हैं? तनु विलयन। तो देखो ना, ये कौन है? विलय। ये कौन है बच्चों? विलय। ये मैं नहीं हूं, ये विलय। तो जिसमें विलय की मात्रा देखो कम हो वो क्या कहलाता है? तनु विलयन। और जिसमें विलय की सांद्रता है, विलय की मात्रा ज्यादा हो, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो कहलाएगा सांद्र विलयन। हाँ, विलायक दोनों में ही ज्यादा रहेगा, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या बोलेंगे? विलय की, क्या बोलेंगे? विलय की सांद्रता कम होती है। और यहां क्या बोलेंगे बच्चा लोग? विलय की सांद्रता, विलय की सांद्रता क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई क्या? तो जहां विलय ज्यादा होगा वो सांद्र विलयन, जहां विलय कम होगा वो कैसा विलयन? तनु विलयन। कर लोगे ध्यान से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, वैसे आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि तनु और सांद्र विलयन क्या होते हैं। भैया वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता क्या हो? कम हो, तनु विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? तनु विलयन। तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है क्या कहलाता है? सांद्र विलयन। तो ये परिभाषा किसकी है बच्चों? सांद्र विलयन की है। कर सकते हो ध्यान से? बताओ। ठीक है, हाँ थोड़ा सीरियसली पढ़ पाएंगे बेटा ना, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, है ना। अगर आप क्लास में होते तो आपको बहुत मजा आता, और मजा यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीरियस पढ़ना है। सो सीरियस में थोड़ा क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो। जब रिवीजन करते हैं तो बिल्कुल सीरियस होकर रिवीजन किया जाता है। ठीक है बच्चा? हाँ चलिए तो स्टार्ट करें, आ जाओ। एक होता है समांगी विलयन। क्या होता है? तो बता तो दिया, जिसमें जो विलय और विलायक प्यारे बच्चों वो पूरी तरीके से पूरा संगठन एक समान हो, प्रत्येक भाग का संगठन, अगर यहाँ एक आदि इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक है, मतलब पूरा संगठन एक जैसा। भाई ऐसा नहीं कोई यहाँ पे नमक की मात्रा ज्यादा, यहाँ नमक की मात्रा कम, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रेत और पानी में देखो ऐसा हो सकता है। देखो ना, यहाँ संगठक समान नहीं है, संगठक क्या है यहाँ पे? अलग अलग है। भाई आप जानते हो कि अगर रेत को पानी में डाल दोगे तो रेत नीचे ज्यादा बैठ जाएगी, ऊपर रेत कम होगी, तो ऐसे विलयन को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे बोलेंगे समांगी मिश्रण क्या होता है, मैं पढ़ के दिखाता हूं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता है वो क्या कहलाता है? विषमांगी। तो ऐसी चीजें बच्चों आपको आनी चाहिए, याद रखनी है अपने को। ये सब 11th क्लास में बार बार रिपीटेशन में चीजें आई हैं।
ठीक है भैया, तो दो तरह के विलयन हुए, समांगी और विषमांगी। अब सुन लो, बड़ा ही प्यारा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारे एग्जाम में बार बार यहां से एक क्वेश्चन हर साल आता है, फिक्स से कोई एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा। तो बच्चों देखो, कुछ नहीं करना है, अपने को विलयन के प्रकार पूछे। अब दिमाग लगाओ, मेरे पास एक द्रव है, तो द्रव में ठोस भी मिला सकता हूं, मैं द्रव भी मिला सकता हूं, गैस भी मिला सकता हूं। और मेरे पास अगर गैस का विलयन है तो गैस की मात्रा ज्यादा होगी, बाकी ठोस द्रव गैस मिला दोगे। ठोस का विलयन पढ़ोगे तो ठोस की मात्रा ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये कि आप जो पढ़ रहे हो, जिस विलयन की बात कर रहे हो, उस विलयन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। बस इतनी सी कह रहा हूं कि अगर आप विलायक की बात करें तो देखो तीनों में विलायक की मात्रा यहां पर क्या बच्चों देखो ज्यादा है, गैस गैस गैस, तो ये गैस से विलयन हो गया, इसलिए नाम दे दिया गैस से विलयन। यहां तीनों में द्रव की मात्रा ज्यादा है तो ये द्रव का विलयन हो गया। यहां तीनों में ठोस की मात्रा ज्यादा है तो ये ठोस का विलयन हो गया। भाई जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जो विलायक बनता है, उसके आधार पर हम विलयन का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि गैस और द्रव का विलयन क्या कहलाएगा, तो गैस ही विलयन जो ज्यादा मात्रा में है। अब सिंपल क्या करेगा, अगर ये ज्यादा मात्रा में तो ये इनकी मात्रा कम है, क्योंकि ये विलय पढ़ाया था, विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा क्या होती है बच्चा लो, ज्यादा होती है। गॉट इट। तो मैं क्या करूंगा, गैस में गैस को मिलाऊंगा, द्रव को गैस में मिलाऊंगा, ठोस को गैस में मिलाऊंगा। अब दिमाग लगा लो, हमारे वायुमंडल में जितनी गैसें होती है वो सब गैसीय विलयन ही तो है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। सभी को पता है कि नाइट्रोजन 78% के आसपास होता है और ऑक्सीजन 21% के आसपास होता है। तो एक एग्जांपल दे रखा है, तो बच्चों जो इधर दे रखा है ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये कौन है बच्चों, विलायक है। ये क्या दे रखा है आपको, ये आपको विलायक दे रखा है। और जो उधर वाले आपको मिला रखे हैं, इधर कौन, जैसे ऑक्सीजन मिलाया, पानी द्रव के अंदर क्लोरोफॉर्म मिला दिया, यहाँ पे कपूर मिला दिया, इधर वाले कौन है बच्चों, विलय। एग्जाम में यही आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि ऑक्सीजन को नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर है, तो इसमें विलय कौन और विलायक कौन, आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम। तो मेरे साथ याद रख लो, याद हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन के साथ में क्या मिला रखा हमने, ऑक्सीजन। ऐसे गैस में द्रव को मिलाना है तो नाइट्रोजन के साथ में क्या मिला रखा है, क्लोरोफॉर्म। ऐसी गैस में अगर ठोस को मिलाना है तो भैया बहुत आसान है, कपूर। अरे कपूर को जलाओ, गैस बहुत ज्यादा निकलती है, ठोस तो बस दिखता है उसके अंदर, तो उसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस में कपूर। ऐसे ही याद देखो बच्चों, तीनों द्रव है, द्रव में गैस द्रव ठोस मिलाना, ये भी आसान है। द्रव में गैस, अरे दिमाग लगाओ, अगर मैं समुद्र के पानी की बात करूं, नदी के पानी की बात करूं, तो पानी तो बहुत सारा है, अंदर ऑक्सीजन गैस डिजोल्व रहती है, तो कम में कौन हो गई, गैस। ज्यादा कौन हो गई, द्रव। भैया द्रव में द्रव, अल्कोहल और पानी, अल्कोहल की मात्रा हमेशा कम होती है, पानी की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। अल्कोहल में जैसे मैथेनॉल एथेनॉल की बात करते हैं, वैसे द्रव में ठोस की बात कर ले, भैया ठोस की बात करो लो, अरे भैया शुगर डाल दो, नमक डाल दो, नमक की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इन तीनों एग्जाम्पल देख लो, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई एथेनॉल, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। तो यहाँ पे जल क्या हो गया बच्चों, ये जल हो गया यहाँ पे विलायक। बाकी ये तीनों चीजें क्या हो गई, ऑक्सीजन एथेनॉल और ग्लूकोज क्या हो गया बच्चों, ये तीनों के तीनों यहाँ पे हो गए हैं विलय। अरे कर लोगे क्या ध्यान से, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। ऐसे ही देखो, ठोस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में आता है, क्योंकि ये तो बच्चों को याद रहते हैं, नीचे और तीन याद नहीं रहते। देखो ठोस और गैस, ये बड़ा आसान है। इसमें क्या करना, प्लेटिनम की सरफेस, ये प्लेटिनम का टुकड़ा है, इसमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है, अधिष्ठित होती है। तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का प्लेटिनम में विलयन, तो प्लेटिनम क्या होगी बच्चों, ठोस हो गया। ठीक है, ऐसे देखो, द्रव और ठोस का मिश्रण ध्यान रखना, इसमें याद रखोगे पारे का सोडियम के साथ अमलगम। अमलगम क्या होता है सर, प्यारे बच्चों, जो पारा होता है उसमें सोडियम डाला हुआ है, बात क्लियर है। तो ये जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में, और सोडियम जो है बच्चों ठोस अवस्था में। अब यहां पे कई जगह बच्चों को दिक्कत होती है, कई लोग यहाँ पे क्या बताते हैं, हम एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मैं सबूत देता हूं, ठोस विलयन। तो भैया ठोस की मात्रा ज्यादा है, तो सोडियम क्या होता है, ठोस होता है, और जो पारा होता है वो क्या होता है, द्रव होता है। तो ध्यान रखना, ये जो सोडियम आपको दिख रहा है, ये जो इसमें सोना दिख रहा है, ये तीनों चीजें जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये एज ए यहाँ पे विलायक है। अब कोई क्या बोले उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि मेरे एनसीईआरटी ने मुझसे क्या बोला है, और हमारे एग्जाम में मुझसे एनसीईआरटी ही लिखनी है। कई बुक्स वगैरह में, बड़ी बुक्स छोटी बुक्स, कई बुक्स में उल्टा दे रखा है, इसको विलायक बना रखा है, इसको विलय बना रखा, सही भी हो सकता है वो, लेकिन हमें अभी अपनी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ऐसा कैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है और यही आंसर सही माना गया, तो हम इसी पे जाएंगे। ठीक है, तो क्यों क्या परंतु इसमें नहीं करेंगे, हमने अपनी एनसीईआरटी को फॉलो किया। ठीक है, बाकी जो हिस्सा बच गया इसमें हाइड्रोजन, पारा और तांबा, ये बच्चों विलय, क्योंकि एग्जाम में यही तो आपसे पूछेगा, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि हम आप खुद लॉजिक लगाओ, हम क्या पढ़ रहे हैं, ठोस विलयन, ठोस की मात्रा ज्यादा, ठोस कौन होता है, सोडियम ठोस होता है, और पारा सभी को पता है कि द्रव अवस्था में होता है, कमरे के तापमान पर, जो बीपी वगैरह नापने की मशीन में भी तो पारा लगा होता है, मरकरी बोलते हैं इसको आप। ठीक है, समझ गए, तो इसको ऐसे लिखा जाता है NaHg। तो ये ठोस होता है और ये द्रव होता है।
और ये ठोस का विलयन है भैया। ठीक है, चलिए क्या यहां तक कहानी सबको क्लियर हो चुकी है क्या? चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, विलयन की सांद्रता। भाई इतनी सी बात है कि विलय आपने विलायक में कितना मिला है, कुछ सांद्रता तो निकालनी पड़ेगी। जैसे भैया आप अपने परसेंटेज निकालते हो कि आपके भैया 600 में से कितने मार्क्स हैं, 600 में से या 500 में से 4 कितने मार्क्स हैं, तो हमें भी निकालना है कि भैया विलय कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत। अब ढंग से समझना, देखो बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है तो इसको लिखेंगे डब्ल्यू परसेंटेज। ठीक है, डब्ल्यू परसेंटेज बोलते हैं इसको, बराबर लिख दूं मैं इसको, डब्ल्यू परसेंटेज ऐसे लिखते हैं, मतलब इंटू 100 में से पढ़ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी कहानी है भैया, आपको जिसका भी पढ़ना है, जिसका भी पढ़ना है अवयव का, जिसका भी पढ़ना है उसमें लिख दो अवयव का द्रव्यमान, जिस अवयव का पढ़ना उस अवयव का द्रव्यमान लिख दो, नीचे लिख दो विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान लिख देते हैं, बस काम खत्म। क्या लिखते हैं, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। और ये द्रव्यमान किसमें बच्चों, ग्राम में होगा, ग्राम की मात्रा की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मुझे विलय का निकालना है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, सुनते चलना, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं भैया, आ जाओ। तो अगर मुझे विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो भैया विलय का निकालना है तो विलय को बी से दिखाते हैं, तो डब्ल्यू बी को ऊपर रख दो। विलयन में कौन कौन होता है, विलय में दो लोग होते हैं, विलय और विलायक, दोनों को जो ऐड कर दो, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा, खत्म कहानी। बस इतनी सी कहानी है। सर विलायक का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, डब्ल्यू बी को इस बार ऊपर रख देना, डब्ल्यू ए को ऊपर रख देना। ठीक है, चलो इधर जो अगला कौन सा, आयतन प्रतिशत लिख रखा है। भाई आयतन का मैंने आपको बता दिया, ए को मैं विलायक बोल रहा हूं, अब इसको बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझा करो इसको, ठीक है ना। और बी को क्या बोल रहे हैं बच्चों, विलय बोल रहे हैं। अब यही चीजें बार बार रिपीट होगी। भैया विलय को बी बोला है और विलायक को हमने क्या बोला है बच्चा, ए बोला है। आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल सेम तरीका। अगर मुझे मान लो बच्चों आयतन प्रतिशत निकालना है, कैसे निकालू, तो हम बोलेंगे अवयव का आयतन, अवयव अवयव, ठीक है, तो अवयव का आयतन। लेकिन जो बच्चा लोग ये आयतन होता है वो एमएल में पढ़ा जाता है, किसमें पढ़ा जाता है, एमएल में। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, विलियन का आयतन, और इनटू क्या कर देंगे बच्चा लोग, 100 कर देंगे। जैसे मान लो मुझे विलय का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, कैसे निकालू मैं, तो अगर आपको जिसका भी निकालना है कैसे निकालोगे, ऊपर रख दो वीबी, नीचे रख दो वीए प्लस वीबी, खत्म कहानी, इंटू 100। क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया कि विलयन का मतलब क्या होता है, विलयन का मतलब होता है ए प्लस बी, विलय प्लस विलय, ए प्लस बी। क्या बताओ, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। पीपीएम क्या होता है, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, क्या बोलते हैं इसको, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। कुल मिला के यहाँ पे इंटू 100 की जगह 10 की पावर 6 की बात करते हैं। क्या मतलब है सर, अरे यार कुछ नहीं हुआ, पीपीएम बराबर क्या हो गया, अवयव के भागों की संख्या, भाई अवयव कितने, अवयव के भाग कितने, अवयव के भागों की संख्या, नीचे लिख दो विलियन के कुल भागों की संख्या। अरे सेम ही बात है बच्चों, बात बिल्कुल सेम है, कुछ है नहीं इसके अंदर। विलियन के कुल भागों की संख्या इंटू 10 की पावर 6। तो कुल मिला के पीपीएम में क्या करते हैं, 10 की पावर 6 में पढ़ते हैं बस। वही बहुत सूक्ष्म मात्रा निकालनी हो, जैसे टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा निकालनी तो इसमें से पढ़ते हैं, और ये बाकी के 100 में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या आ गया, द्रव्यमान आयतन, मतलब डब्ल्यू और वी प्रतिशत की बात कर रहा है बच्चों, ये क्या होगा, तो ये भी आसान है। देखो यार दिमाग लगाओ, द्रव्यमान आयतन का मतलब क्या हो गया, मतलब चीनी और पानी, या नमक और पानी ले लो आप, नमक क्या हो गया ठोस, पानी क्या हो गया, ये पानी का विलयन, नमक का विलयन बोलेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान, क्योंकि आप नमक और चीनी को तो मिलाओगे, विलय का द्रव्यमान, और विलय का द्रव्यमान किसमें होगा बच्चों, ग्राम में। नीचे क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन लिखना है,
किसमें, ml में, इंटू 100। तो ये जो चीज है वो ग्राम पर ml में होती है, ध्यान रखना, ग्राम पर ml में होती है, ध्यान रखना। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं है, क्योंकि ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम घट जाएगा, इसकी भी कोई इकाई नहीं होती, इसकी इकाई होती है वही चीनी और पानी का विलयन। बात समझ में आ गई क्या? तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये होती है विलयन की सांद्रता। लेकिन हमारे लिए जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो दो होती है, एक होती है बच्चों मोलरता और एक होती है बच्चों मोललता। ढंग से समझना, एक कौन सी पढ़ेंगे, मोलरता, और एक कौन सी पढ़ेंगे बच्चों, मोललता। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को ढंग से समझो। देखो मोलरता क्या चीज होती है, पहले मोलरता डिफाइन करता हूं मैं। मान लो मेरे पास कोई एक बीकर है, तो मोलरता में क्या करते हैं बच्चों, हम 1 लीटर क्या लेते हैं हम लोग। चलो इसको मैं काम करता हूँ, एक स्लाइड से पूरा समझा देता हूँ अलग से, ताकि आपको थोड़ा डाउट नहीं रहे, क्योंकि अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है ना। हाँ जो तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने आपको समझा रहा हूं मैं आपको मोलरता, भाई मोलरता क्या चीज होती है समझना, ठीक है बच्चों। देखो यार, एक ऐसी इकाई पड़ी गई जिसके अंदर ये है भैया, एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर बच्चों मैंने क्या कर रखा है, 1 लीटर पानी ले रखा। कितना, 1 लीटर का विलियन है, कितना है, 1 लीटर फिक्स कर रखा है भैया, चेंज नहीं होगा ये। कितना है, 1 लीटर आयतन, आयतन है तो पानी तो होगा। और इसमें मैंने क्या मिला रखा है प्यारे बच्चों, विलेय के मोल, विलेय के मोल मिला रखे। यहां तक कहानी क्लियर है क्या? तो मैंने क्या बोल रखा है, मैंने ले रखा है 1 लीटर आयतन और उसमें विलेय के मोल डाल दिया, तो मैं इसको बोलता हूं वी लीटर, और विलेय के मोल है तो इसको मैं लिखता हूं एन बी। ये एन का मतलब मोल है, बी का मतलब विलेय, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं बच्चों की 1 लीटर आयतन उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या बोलते हैं, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता कहलाती है। क्या यहां तक कहानी समझ में आ गई बच्चों? तो मैंने कहा कि मोलरता बराबर क्या हो गया भैया, 1 लीटर आयतन और उसमें विलेय के मोलों की संख्या, ये कहलाती है बच्चों मोलरता। और इसका इकाई होती है मोल पर लीटर। देखो मोल नीचे, लीटर को ऊपर लेके जाओ तो इनवर्स, ये इसकी इकाई होती है। एग्जाम में इकाई भी पूछी जाती है कि भाई इकाई क्या होती है, लेकिन कभी कभी एक दूसरा फॉर्मूला भी दिया जाता है, ये वाला, m बराबर WB अपॉन MB इंटू वी लीटर इंटू 1000। सॉरी, नीचे लीटर नहीं आएगा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, ml आ जाएगा। तो अगर ml आ जाए, देखो यहां पे लीटर था इसने ml दे दिया, तो ऊपर 1000 को लेके आएंगे, क्योंकि फिर ml को हम लीटर में चेंज करेंगे। यहां पे सारी चीजें देखो क्या क्या बच्चों, m क्या होती है, तो m होती मोलरता, ठीक है। यहां पे WB क्या होता है सर, विलेय का द्रव्यमान होता है। ढंग से करके चले जाओ थ्योरी को, विलेय का द्रव्यमान होता है। और MB क्या होता है, विलेय का मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक है बच्चों। VML क्या होता है, विलियन का आयतन होता है। कहानी क्लियर है क्या? तो ये सारी चीज अपने को ध्यान रखनी है। और सेम टू सेम आपको पता है, बिल्कुल सेम, जैसे ये टॉपिक आपने पढ़ लिया अगला टॉपिक बिल्कुल सेम है, बस वहां एक छोटा सा फर्क अपने को ध्यान रखना है। यहां पढ़ेंगे मोललता। सब मोललता में क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे भाई, कहा ना बिल्कुल सेम चीज पढ़ रहे हो, कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना सा देखो, इसको छोटे एम से दिखाओ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 1 kg विलायक लेते हैं बस, और कोई फर्क नहीं है। 1 kg विलायक, 1 kg विलायक का द्रव्यमान, मतलब WA लिखा हुआ है, 1 kg। और इसमें क्या मिलाते हैं प्यारे बच्चों, विलेय के मोल, विलेय का मोल मिलाते हैं, NB मिलाते हैं। तो अगर आप दोनों में डिफरेंस समझ सको, तो यहां पर 1 लीटर आयतन की बात करते हैं और यहां पर
1 केजी विलायक की बात करते हैं, परिभाषा तो सबको सेम चलेगा, क्या लिखेंगे? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। खत्म कहानी। अरे सेम बात है यार, यहाँ पे 1 लीटर आयतन की बात कर रहा है, वहां 1 केजी विलायक की बात कर रहा है भैया, समझ गए? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? मोलता बराबर ये NB अपॉन WA, बट किस में बच्चों? केजी में। बस इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? मोल पर केजी होती है। क्या होती है? मोल, नीचे केजी ऊपर आएगा तो मोल पर केजी। इसका भी एक फॉर्मूला बनता है, अगर ये द्रव्यमान में दे दे तो WB अपॉन MB लिख देते हैं, और अगर वो नीचे ग्राम में दे दे तो 1000 को ले आते हैं। बस ये लो भैया, ये कहानी फिनिश। क्या कहानी यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुकी है? कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, M कैसे और क्या है? देखो यहाँ पे हर चीज लिखी हुई है, मैं बस यहाँ पे WA लिख देता हूँ, क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान। बस बाकी हर चीज आप वहां से लिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये पूरी थ्योरी आपके क्लियर हो चुकी होगी कि क्या कर रहे हैं। कि सब पूरा ही पढ़ा रहे हो क्या? कुल मेरी आदत से बड़ा खराब हूं यार लेकिन ठीक है, आप पूरा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढंग से पढ़ के जाओ बस, ठीक है बच्चों, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए, पूरा चैप्टर, ऐसा लगे कि हाँ यार पूरा पढ़ लिया। हाँ, मुझे भी पता है कि पूरे 1.5 घंटे में मैं सब कुछ आपको डिटेल से नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं इतना तो आपको पढ़ा ही सकता हूँ बच्चों कि आपका काम हो जाए, टेंशन ही मत लेना, ठीक है? ये मोल प्रभाज क्या होता है सुनो। अब इसके कई नाम होते हैं, मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न, आप कई नाम से देखते हो इसको, मोल भिन्न भी बोलते हैं इसको। सर फर्क क्या है इसमें? अब देखो, मोल भिन्न बोल दो, मोल अंश बोल दो, अब जो नाम आपने पढ़ रखा है वो नाम लिख देना। अब कोई ये नहीं कि सर इसको ये बोल दूं क्या? भाई तीनों ही बोल दे, तू तीनों ही बोल दे। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा टॉपिक ही काम आता है पूरे चैप्टर में, इसी का ही सबसे ज्यादा यूज है। तो कंफ्यूज मत होना, मोल प्रभाज्य अंश का मतलब 1 से कम पढ़ रहे हो, पर जितने पढ़ोगे वो 1 होगा, वरना हर एक का 1, अगर इसकी बात करोगे तो 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 की बात नहीं करते, यहाँ पे 1 की बात करते हैं। जैसे आप परसेंटेज पढ़े तो 100 की बात कर रहे थे, मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न में क्या करेंगे बच्चों? 1 से कम पढ़ेंगे, बस इतनी सी कहानी है। तो मान लो मेरे पास 2 आदमी, एक A आदमी एक B आदमी, सुनना, एक A और एक क्या बच्चों? B है, ठीक है? मैंने माना कि जो A के मोल है वो Na है, और B के जो मोल है बच्चों Nb है। तो हमसे एग्जाम में पूछेगा कि भैया इसके मोल भिन्न निकालो, इसका मोल भिन्न XA, इसका मोल भिन्न बच्चों XB। तो अगर मुझे मोल भिन्न निकालने, जैसे XA, X ये जाई होता है, एक्चुअली में जाई बोलते हैं इसको, X तो क्या होता है लेकिन लिखते समय X ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में जाई होता है, इस तरीके से होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे। जाई आप छोड़ो, आप तो X ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मान लो मुझे XA के A के मोल भिन्न निकालने, कैसे निकालो भाई? जिसके भी निकाले उसको मोल को ऊपर रख दो, तो क्या रख दिया मैंने ऊपर? Na, नीचे क्या रख दिया? टोटल मोल Na प्लस Nb, खत्म कहानी। नीचे आ गया कुल मोल। बस यहाँ पे 100 नहीं करते, मुझे XB का निकालना है, तो जिसके भी निकालो उसके मोल को ऊपर रख दो, नीचे ऊपर क्या आ गया? NB, नीचे क्या आ गया? Na प्लस NB, खत्म कहानी। ये लो टाटा बाय बाय। और दोनों का जो योग होगा, चाहे कितनी भी मोल भिन्न, उनका जो योग होगा वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये बात कभी भूलोगे नहीं। तो मोल प्रभाज क्या हो गया? एक घटक का मोल, नीचे विलयन के कुल मोल, ये तो लिखा हुआ है, घटक के मोलों की संख्या, नीचे विलयन उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मिला के इंटू 100 नहीं करना है, यहाँ पे 1 में से बात करते हैं, तो 1 का निकालोगे तो वैसे 1 से कम आएगा। जैसे मान लो मैं XA का निकालू, तो XA बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB हो जाएगा, ये XB बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA हो जाएगा, ये कहानी है। तो दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है बच्चों? मोल प्रभाज। क्या बोलेंगे? विलयन में किसी घटक का, सुनना, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? मोल प्रभाज या मोल अंश नाम देते हैं। क्लियर हो चुका है यहां तक? चलिए अब हम 2 इंपॉर्टेंट लो पढ़ने वाले, एक पढ़ने वाले हेनरी का नियम, एक पढ़ने वाले राउले का नियम, फिर आदर्श अनादर्श विलयन, फिर अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है ना? कि सर चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बड़ा है तो कोई बात नहीं, अभी छोटा छोटा कर देंगे भी। अब देखो ये हेनरी का नियम क्या है। देखो बच्चों, मेनली इसमें बात की जाती है गैस प्लस द्रव की,
गैस जो होता है वो विलेय के रूप में है और जो द्रव है बच्चों वो विलायक के रूप में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप हेनरी नियम पढ़ते किसके लिए हो। तो हेनरी नियम पढ़ा जाता है गैस का द्रव में विलयन, ठीक है, या हम लोग गैस द्रव के विलयन में पढ़ते हैं। तो पहली बात तो यही पता रख लेना कि लोग पूछते हैं कि हेनरी नियम क्या, तो पूरा हेनरी नियम खत्म हो जाता है, यही नहीं पता चलता हेनरी नियम पढ़ा किसके लिए था, तो हेनरी का हेनरा निकल जाता है। बात समझ में आ गई। तो हेनरी नियम पढ़ा जाता है गैस और द्रव विलयन के लिए, विलेय और विलायक। भाई बहुत सिंपल सी बात, सुन उसको छोड़ो, आप तो ये समझो, मान लो बच्चों ये बोतल है, ये पानी है, मैंने इसमें फूंक मारी, देखना इसको बंद कर दिया तो ये दाब लग गया, ये गैस यहां पे आ चुकी है। अब मैंने कहा विलयन का मतलब क्या था, समांगी मिश्रण, भैया जाके गैस पानी में घुल जाए। तो इस गैस को अगर आपको पानी में घोलना है तो आपने क्या लगाया, दाब, क्योंकि अगर आप दाब हटाओगे तो गैस तो भाग जाएगी। तो आप जैसे आपने दाब लगाया तो गैस क्या होगी, पानी के अंदर घुलेगी। तो कैसे घुलेगी, ये क्या करेगी, इस पानी की सतह पे लगाएगी दाब। क्या लगाएगी, दाब। बात समझ में आ गई, क्या लगाएगी बच्चा लोग, दाब लगाएगी। तो मैंने क्या बोला, ये द्रव है, बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात। ये कौन है, द्रव है, और ये कौन है बच्चों, गैस है। अपनी वाष्प प्रावस्था में ये क्या है बच्चों, गैस है। ऊपर से इसको बंद कर देना भले, ताकि गैस बाहर नहीं भाग जाए। आपने दाब लगा दिया, जैसी दाब लगाओगे तो गैस क्या करेगी प्यारे बच्चों, द्रव की सतह पे दाब लगाएगी। ये क्या है बच्चों, गैस का दाब, गैस का दाब। और जितना ज्यादा ये गैस द्रव की सतह पे दाब लगाएगी, उतना ज्यादा ये गैस द्रव में घुल जाएगी। तो भाई सिंपल सी बात बोली कि अगर मेरे को इसकी विलेयता किसकी विलेयता देखनी, गैस की द्रव में विलेयता पढ़ रहे हैं भैया। विलेयता का मतलब क्या होता है भाई, कितना जो विलेय है वो विलायक के अंदर घुल चुका है। तो गैस को अगर द्रव में घुलना है तो अपने आप तो नहीं घुलेगी, गैस को क्या लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। कहां दाब लगाना पड़ेगा, द्रव की सतह पे दाब लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो अगर किसी गैस को द्रव में घुलना है तो गैस को क्या लगाना पड़ेगा, दाब। मतलब सीधी से अगर एक बात बोलूं कि गैस की द्रव में विलेयता गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती, तो बोलना गलत नहीं होगा। लेकिन ताप को फिक्स रखना है भाई, ताप को घटाना बढ़ाना मत, क्योंकि ताप अगर घटाओगे या बढ़ाओगे, ताप बढ़ा दोगे गैस बाहर भाग जाएगी। तो आपके पास सिलेंडर होता है, सिलेंडर को उठा के चूल्हे पर रख देना, क्या होगा सर, ब्लास्ट हो जाएगा, मर जाएंगे सर। बिल्कुल सही बात है, पानी क्लियर है, क्योंकि अगर ताप बढ़ाओगे तो गैस बाहर भागेगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, विलेयता। फिर इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता है विलेयता गैस के दाब के क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। इस कहानी को भूलना नहीं, बहुत ही सिंपल वे में कहानी समझाई है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं बताया है एक्स्ट्रा। मैंने बस इतनी सी बात बताई है बच्चों। सर कितनी सी बात बताई है, मैंने बस एक छोटी सी बात बताई है। क्या पढ़िए वापस समझा देता हूं। किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। क्लियर है बच्चों। अब आ जाओ, एक छोटी सी लाइन यहां पे ऐड कर दे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के ध्यान रखो। ये डेफिनेशन अपने एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी वाली पढ़ रहे हैं, और दूसरी वाली लिखनी है अपने को एग्जाम में। देखो ये फर्स्ट डेफिनेशन है नंबर 1, अब पढ़ेंगे नंबर बी वाली। अब मैं बच्चों को बोलूं कि अगर सर दोनों में से कौन सी लिखनी है एग्जाम में, तो बी वाली लिखनी है। फिर कमेंट करेंगे सर कौन सी लिखनी थी, बेटा बी वाली लिखनी थी। ठीक है, कैसे दोनों लिख सकते हैं, हाँ दोनों लिख सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर आपसे हेनरी नियम पूछता तो आप दोनों लिख दो, लेकिन अगर 1 मार्क्स का तो 1 लिखो, अगर 2 मार्क्स का तो दोनों लिख दो, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ, बड़े ध्यान सुनना मेरी बातों को, अगर समझ गए तो काम हो जाएगा, फिर राउले का नियम और आसान लगेगा। ये क्या था, द्रव, ये क्या है बच्चों, गैस। गैस क्या लगा रही है, द्रव की सतह पे दाब लगा रही है, क्या ये रहा। यहां पर मैं एक कण की बात कर रहा हूं। अब सुनना, मेरे जैसे 10 लोग हैं तो हम सबका दाब कुल दाब कहलाएगा, लेकिन मेरे अकेले का दाब, इस एक कण का दाब क्या कहलाएगा बच्चों, आंशिक दाब। और इन सभी में से इसके मोल भिन्न हो जाएंगे। ये इसका मोल भिन्न है, मोल भिन्न को एक्स से दिखाते हैं, इसको पी से दिखाते हैं। तो बहुत सिंपल सी लाइन मैंने बोली है कि यार जितने ज्यादा मोल भिन्न होगी, जितने ज्यादा ये लोग होंगे, उतना ज्यादा आंशिक दाब होगा।
जितना ज्यादा आंशिक दाब होगा उतना ज्यादा कुल दाब होगा और गैस आराम से घुल जाएगी। नहीं समझ में आया? वापस समझाता हूं। क्या बोला देख, मैंने कहा जितने ज्यादा कण होंगे गैस के, जितने ज्यादा गैस के कण होंगे, जितने ज्यादा मोल भिन्न होगी, कहने का मतलब है उतना ज्यादा क्या लगेगा, आंशिक दाब लगेगा। और जितना ज्यादा आंशिक दाब लगेगा उतना गैस पानी में घुल जाएगी। अरे बेटा यहां पे सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? किसी गैस की द्रव में विलेयता तो ध्यान रखना, किसी गैस के द्रव में विलेयता होता है, उसके जो उसका आंशिक दाब होता है उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अरे यार जितने ज्यादा प्यारे बच्चों मोल भिन्न होगा उतना ज्यादा आंशिक दाब लगेगा। क्या बोलेंगे? विलेयता उसका आंशिक दाब, या गैस का जो आंशिक दाब होता है, गैस का आंशिक दाब होगा ना, क्या बोलेंगे? गैस का आंशिक दाब गैस का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है, उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या था, कहानी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है क्या? तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, गैस का जो आंशिक दाब होता है उसके मोल भिन्न के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। कर लोगे ध्यान से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके से नहीं है ना? ठीक है, गुड। तो मैंने कहा कि जो आंशिक दाब होता है उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो P बराबर हो जाएगा बच्चों KH, और ये मोल भिन्न हो गया। सर KH क्या होता है? तो ये हेनरी स्थिरांक होता है। P क्या होता है? तो ये आंशिक दाब होता है। किसका? गैस का। हमारा नहीं, गैस का होता है। ये किसका होता है? ये मोल भिन्न होती है। सिंपल समझ में? क्यों एक ही बात करें बेटा, तो एक का आंशिक दाब एक का मोल भिन्न, दोनों एक दूसरे के समानुपाती। जितनी ज्यादा मोल भिन्न होंगे उतना ज्यादा आंशिक दाब होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये था अपना पूरा हेनरी नियम। से हेनरी नियम यूज कहां आता है? और हेनरी नियम बहुत यूजफुल होता है बेटा, देखो कहां कहां आता है। तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे प्यारे बच्चों गोताखोर होता है, समझना ध्यान से। जैसे गोताखोर है, ठीक है, ये गोताखोर है, ये पानी के अंदर गया। सुनना बच्चों, पानी के अंदर जब जाते हैं तो दाब ज्यादा होता है। बहुत ध्यान सुनना, दाब क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो दाब बहुत ज्यादा होता है। तो वातावरण में नाइट्रोजन गैस बहुत घुली होती है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जब सिलेंडर लेके हम जाते हैं बेटा, तो उसमें नाइट्रोजन गैस क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, अब दाब इतना ज्यादा होती है कि ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी बॉडी में बहुत ज्यादा घुल जाती है। जब आप किनारे पे लौट के आते हो, कहां आते हो? किनारे पे लौट के आते हो, तब क्या होता है? तो जितनी गैस अंदर गई है नाइट्रोजन गैस, अब वो वापस बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गैस इतनी ज्यादा घुल चुकी होती है कि एक साथ बाहर नहीं निकल पाती है। मैं तुम जहां सोचो वहां से गैस से बाहर नहीं निकलती है ना बेटा, वो धारणा तो निकाल दो मन से। तो गैस अब कहां से निकलेगी? क्योंकि हमारे तो यार ये वेसल्स, नर्व्स, वेसल दिख रही है आपको, नलिकाएं, इनमें जाके नाइट्रोजन गैस गैस पूरी जगह घुल चुकी है। अब ये बाहर निकलनी होती है, तो एकदम से तो बाहर निकल नहीं पाती है, तो ये यहीं से क्या करती है, आपकी नलिकाओं को बंद कर देती है और यहां से कोशिश करती है निकलने की, बुलबुलों के रूप में अंदर बुलबुले जमा देगी और वो निकलने की कोशिश करेगी। सोचो यहां से निकलने की कोशिश करेगी, सोचो कितना पेन होगा, है ना? तो ये क्या करती है, सारे जो नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। इससे डेथ भी हो जाती है इंसान की, तड़प तड़प के मौत हो जाती है ना? एक वो गाना है ना कि तड़प तड़प के आहा निकलती गई, अब मेरे गाना ही भूल गया मैं, है ना? तो इतनी ज्यादा वो ब्लॉक कर देती है कि आपके ब्लड का फ्लो ही बंद हो जाता है। इससे डेथ भी हो सकती है, इसको कहते हैं बैंड्स रोग, है ना? तो इस चीज को मैंने लिख भी रखा है कि गहरे समुद्र में जाने पर पानी का दबाव बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए दबाव के कारण सामान्य हवा मौजूद जो नाइट्रोजन 78% होती है रक्त में अधिक घुल जाती है। पढ़ाया था। गोताखोर सतह की ओर लौटता है, घुल गई, अब वो सतह की तरफ आएगा। भाई जिंदगी में पानी थोड़ी रहेगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो दाब कम होता है क्योंकि पानी दाब ज्यादा था, और ऊपर आएगा तो दाब कम हो जाएगा। जब दाब कम होता है तो घुली हुई नाइट्रोजन रक्त में बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, और ये बुलबुलें क्या करती है, आपकी रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देती है। इसे डिप्रेशन सिकनेस या बैंड्स रोग कहते हैं। इससे क्या होता है, जोड़ों में दर्द हो सकती है, बहुत गंभीर समस्याएं होती है, बहुत गंभीर समस्याएं भी होती है, और आदमी की डेथ भी हो सकती है। बात समझ में आ गई क्या? तो क्या करें भैया, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर हीलियम गैस को लेके जाते हैं, तो हीलियम गैस हल्की होती है। अब हल्की गैस है तो दाब कम लगता है, आराम से बाहर निकल जाती है।
और नाइट्रोजन इसके साथ ही बाहर आ जाती है। बात समझ आ गई? तो ध्यान रखना, कम घुलनशील क्या लेके जाते हैं इसके अंदर? हीलियम लेके जाते हैं। ये परसेंटेज याद रखना, ये 11.7 है बच्चों ना, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 11.7% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला, पहाड़ों पे जाने पे क्या होता है? हाँ ये पहाड़ पे जा रहे हैं, ये कौन है? ये मैं नहीं हूं ये सर है। सर कहाँ गए भैया? पहाड़ पे गए। जब पहाड़ की तरफ जाते हैं ना बच्चों, तो दाब कम होता है। दाब क्या होता है? कम होता है। अब दिमाग लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिलेंडर वगैरह सबको लेके जाते हैं, CO2 लेके जाते हैं। यहाँ पे जो गैस भरते हैं ना, वो CO2 होती है, ठीक है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होती है। तो जब पहाड़ों पे जाते हैं ना बच्चों, तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए कहते हैं लोग कि जो बीमार आदमी है, जो जिसको दमा की बीमारी है या जिसको मतलब सांस की बीमारी, उसको कभी पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन क्या, तो समझाता हूँ। क्योंकि मान लो एक आदमी है, ये पहाड़ों पे गया, इसको दमा की बीमारी थी, सांस लेने में दिक्कत थी, तो ऊपर जब जाते हो तो दाब कम होता है। तो पानी में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ज्यादा घुल रही थी, नाइट्रोजन ज्यादा घुल रही थी। जब पहाड़ों पे जाते हैं ना, दाब कम होता है, ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जा ही नहीं पाती है, कम जाती है, क्योंकि दाब कम है ना। यहाँ सरफेस पे दाब अच्छा रहता है तो आराम से ऑक्सीजन अंदर बाहर होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब पहाड़ों पे जाते हो ना बच्चों, तो यार ऑक्सीजन लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जब ऑक्सीजन बॉडी में कम जाएगी, तो रक्त का प्रवाह कम होगा, बॉडी में रक्त का प्रवाह कम होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा, तो दिमाग तक ब्लड कम पहुंचेगा, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, आदमी पागलों की तरह बिहेव करता है। तभी कहते हैं कि जब गुस्सा आता है तो थोड़ा सा सांस ऊपर नीचे किया करो, तो गुस्सा शांत हो जाता है। हमसे तो नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ऐसा, है ना। मेरे से तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है ना। तो कहते हैं कि भैया कि जब ब्लड का फ्लो कम होगा ना बॉडी के अंदर, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सांद्रता कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है? एनोक्सिया रोग होता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, यही लिखा है। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले आरोको समझते हो क्या, जो ऊपर चढ़ते हैं ना, कि रुधिर ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोप कमजोर हो जाते हैं और स्पष्टता से सोच नहीं पाते। इन लक्षणों को एनोक्सिया रोग कहते हैं। इसका इलाज क्या? कोई इलाज नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसको दिक्कत थोड़ी कम, दिक्कत तो सबको होती है लेकिन थोड़ी कम दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मुझे लगता है कि यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे वाष्प दाब, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो राउली नियम समझ में आएगा। अब देखो बच्चों, ये बात कर रहे हैं द्रव के अंदर, द्रव के अंदर बात करेंगे। सुनना ध्यान से, देखो यार बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। मान लो बच्चों पानी है, जल है, इस जल को मैंने गर्म किया। क्या किया बच्चों? जल को गर्म किया। जल को जैसे गर्म करूंगा तो उसकी क्या बन जाएगी? देखो वाष्प बन जाएगी। ये क्या बन गई है? जल वाष्प। मतलब पानी को गर्म करने पे वो वाष्प बदल गई, इस पर क्या कहते हैं? वाष्पन। क्या कहता है बच्चों? वाष्पन। अब मैंने क्या किया? इसको ऊपर से बंद कर रखा है, बंद है ये, तो बंद है तो ये वाष्प वापस कहां जाएगी बच्चों? अंदर जल की तरफ जाएगी। इस पर क्या कहते हैं बच्चों? संघनन। सिंपल सी कहानी है यार, कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। देखो ये देखो, पता नहीं क्या कंफ्यूज हो रहे हो। पानी गर्म किया तो क्या बन गई? वाष्प बन गई। ऊपर से बंद है तो वाष्प वापस जल में बदल जाएगी। तो मतलब दो प्रक्रियाएं एक साथ होती है, वाष्पन और संघनन। ध्यान रखना, द्रव पहले किसमें बदलती है बच्चों? वाष्प में। और वाष्प किसमें बदलती है? पहले बच्चों वापस से द्रव के अंदर। तो जब द्रव वाष्प में बदला तो वाष्पन। अब जब रिवर्स आया तो क्या बोलेंगे? संघनन। इस चीज को बोलते हैं बच्चों साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में क्रिया दोनों तरफ चलती है, वाष्प से संघनन, संघनन से वाष्प। बात समझ आ गई क्या? तो क्या होता है इसके अंदर भैया? भैया दिमाग लगाओ ना कि पहले क्या हुआ? जल किससे मतलब? वाष्प में। वाष्प किससे मतलब? पहले बच्चों वापस से जल में। तो वाष्पन भी हुआ, संघनन भी हुआ। ये क्या कहलाती है? साम्य अवस्था कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं कि साम्य अवस्था पर, अब दिमाग लगाओ, जब इस वाष्प को वापस पानी में जाना था तो उसको क्या लगाना पड़ेगा? इसकी सतह पे दाब लगाना पड़ेगा क्या? अब ये दाब किसका है? वाष्प का। तो बोलेंगे वाष्प का दाब। वाष्प का दाब मतलब द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। और नाम में ही है, जैसे अभी पढ़ा था गैस का दाब। अरे यार क्या करते हो यार। देखो अभी तुमने पढ़ा था गैस का दाब, कहां गया? ये रहा, देखो लिख रखा है मैंने, गैस का दाब। तो अब गैस को हटा के किसका पढ़ लिया भैया? वाष्प का दाब पढ़ लिया बस, और क्या किया? और कुछ नहीं किया मैंने। तो ये तो बोला है कि द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब, वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है।
आप लिख सकते हो द्रव की सतह पर लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। बात खत्म। अरे बात समझ आ गई क्या? तो यहां पढ़ रहे हैं वाष्प दाब। अब एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर ऐड करेंगे, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। वाष्प दाब में अवनमन का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। अगर आप बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे ना, एक बात और, ये क्या है बच्चों, शुद्ध पानी है। तो वाष्प का दाब किसके वाष्प दाब का ये जल का वाष्प दाब है, जल का वाष्प दाब है, ठीक है बच्चों। इसी को मैं बोल सकता हूं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध क्यों बोला सर आपने? मैंने शुद्ध इसलिए बोला क्योंकि केवल पानी है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसको दिखाएंगे P नॉट A से। P का मतलब वाष्प की बात, दाब की बात कर रहा है, A का मतलब विलायक और नॉट का मतलब शुद्ध। शुद्ध क्यों सर? क्योंकि पानी है सिर्फ, ठीक है। अब आपसे छोटा सा सवाल, अगर आपने जवाब दे दिया टॉपिक आसान हो जाएगा। ये पानी है, पानी की वाष्प कब बनती है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये पानी है, इसकी वाष्प बन जाएगी 100 डिग्री पे। लेकिन इसमें आपने अगर मिट्टी डाल दी, नमक डाल दिया, आपने बहुत सारी चीजें इसके अंदर डाल दी, तो प्यारे बच्चों अब इसकी वाष्प बनाने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या, सुनो, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मान लो भैया, मान लो ये पानी का विलयन, सुनना ध्यान से, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान सुनिए। ये पानी का है, ठीक है, उसको छोड़ो, ऊपर क्या लिखा है इसको पढ़ लो आप। तो ये क्या द्रव है, कैसा द्रव बच्चों? शुद्ध द्रव है। तो इस शुद्ध द्रव का क्या ऊपर से बंद कर रखा है, गर्म करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी। ये वाष्प क्या लगाएगी, किसकी सतह पे दाब लगाएगी क्या? ये किसका प्यार बच्चों? ये वाष्प है, वाष्प का दाब है। इसी वाष्प के दाब को मैं क्या बोल रहा हूं, P नॉट A बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं इसको? P नॉट A बोल रहा हूं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, अब मैंने क्या कर दिया, इसमें अवाष्पशील ठोस मिला दिया। सर अवाष्पशील ठोस का मतलब भैया ऐसे ठोस जिनकी वाष्प नहीं बनती है। तो मैंने क्या मिला दिया बच्चों, इस पानी के अंदर अवाष्पशील ठोस मिला दिया। सुनना ध्यान से, ये पानी था, शुद्ध पानी था, तो शुद्ध पानी की ज्यादा वाष्प बनी। लेकिन जब मैंने इसके अंदर अवाष्पशील ठोस मिलाया तो वाष्प कम बनी। अरे जाहिर सी बात है बेटा, ये देखो, ये पानी इसको गर्म करो, इसकी वाष्प ज्यादा बन जाएगी। अब तुमने इसके अंदर मिट्टी मिला दी, तो क्या इसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, कम बनेगी? क्यों? क्योंकि मिट्टी ने बहुत ज्यादा जगह घेर लिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्थान घेर लिया। तो मिट्टी कैसा होता है, अवाष्पशील पदार्थ होता है। तो मैं यही तो समझा रहा हूं आपको कि जब आपने अविलेय पदार्थ मिलाया या फिर आपने अवाष्पशील पदार्थ डाला, कैसा डाला, आपने जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया बच्चों, तो वाष्प कम बनेगी। तो आपने किससे मिलाया, पानी मिलाया, तो ये कौन हुआ, विलयन हो गया ये। क्यों? अरे यार ये देखो जल है, तो ये तो विलायक था, और ये कौन है बच्चों, विलेय है। अब आपने विलायक के अंदर क्या मिलाया, विलेय मिलाया, तो ये क्या बन गया, विलयन बन गया। अब आप इसको गर्म करोगे, वाष्प तो बनेगी लेकिन कम बनेगी। अब ये भी वाष्प क्या करेगी, इसकी द्रव की सतह पे क्या लगाएगी बच्चों, दाब लगाएगी। लेकिन ये दाब किसका है, ये विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब। लेकिन इसको हम दिखाएंगे बच्चों PS से। लेकिन ये विलायक की तुलना में कम है भैया। क्या सर ये शुद्ध नहीं रहा? अब शुद्ध कैसे हो गया बेटा, आपने मिट्टी डाल दी उसके अंदर, शुद्ध तो ये था। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका वाष्प दाब ज्यादा है, तो भैया शुद्ध का वाष्प दाब ज्यादा होता है, किससे, विलयन के वाष्प दाब से। इसी को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। मतलब विलयन का कम हो गया, विलायक का ज्यादा हो गया। तो क्या बोलेंगे, जब किसी विलायक को कोई अवाष्प पदार्थ में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है P नॉट A माइनस PS। भाई किसका वाष्प दाब ज्यादा है प्यारे बच्चों, P नॉट A का, शुद्ध का वाष्प दाब ज्यादा होता है, ध्यान रखना। अरे वापस सोच ले यार, मेरे पास पानी है, ये शुद्ध पानी, वापस समझ ले, तो गोली मार दुनियादारी। ये पानी है, इसको गर्म कर, इसकी वाष्प बनेगी, दाब लगाएगी, वाष्प दाब कहलाएगा। लेकिन शुद्ध पानी का वाष्प दाब, वाष्प ज्यादा बनी, लेकिन जब मिट्टी मिला दिया आपने तो बच्चों वाष्प क्या बनेगी, कम बनेगी। पानी क्लियर हो गई क्या? क्यों? क्योंकि यार जो आपने विलय मिलाया वो अवाष्पशील वाला है, वो बनने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अब पढ़ेंगे राउले का नियम, राउल्ट का नियम। बहुत ध्यान से सुनना राउले का नियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। देखो बच्चों यहाँ पे दो लोग हैं, बहुत ध्यान सुनना, एक A है और एक B आदमी है। मैं मान लेता हूं कि दोनों ही वाष्पशील है,
दोनों ही अपनी वाष्प बना सकते हैं। तो ये द्रव अवस्था में है और ये बच्चों अपनी वाष्प अवस्था में चला जाएगा। तो दिमाग लगाओ यार, अगर ये अपनी द्रव अवस्था में है तो धीरे धीरे किस में जाएंगे, अपनी वाष्प अवस्था में जाएंगे। तो मैंने इसको गर्म किया, ये अपनी वाष्प में बदल गए। तो वाष्प दाब का जो दाब है वो कितना है, पीए है, ठीक है। और इसका जो वाष्प दाब है वो कितना है बच्चों, पीबी है। इसका सुनना है, इसके जो मोल भिन्न है वो एक्स ए है और जो इसके मोल भिन्न है वो क्या है प्यारे बच्चों, एक्स बी है। अरे भाई वाष्प तो सारे बनाएंगे, ए और ए भी बनाएगा, बी भी बनाएगा। तो भैया इसकी जो वाष्प का जो आंशिक दाब होगा अपने मोल भिन्न के समानुपाती होगा और जो इसका वाष्प दाब होगा, जो इसका आंशिक दाब होगा वो अपने मोल भिन्न के समानुपाती होगा भैया। अरे आप हेनरी नियम याद है ना भैया, गैस का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो एक काम करो, गैस को हटाओ, वाष्प डाल दो, गैस को भगाओ, लिख दो भैया इसका जो आंशिक दाब होगा वो अपने मोल भिन्न के समानुपाती, इसका जो आंशिक दाब होगा वो अपने मोल भिन्न के समानुपाती होगा, क्योंकि दो लोग हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात बोलते हैं, किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। मैं भी तो यही बोल रहा हूं, देखो ना कि जो पीए, देखना पीए का जो आंशिक दाब है वो अपने मोल भिन्न के समानुपाती होगा, जो पीबी होगा वो अपने मोल भिन्न के समानुपाती होगा। हेनरी नियम भी तो यही किया था, ये रहा, गैस का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यही तो पढ़ा था। यहाँ गैस को हटा के हम क्या बोल रहे हैं, वाष्प बोल रहे हैं यार, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। समझ गए क्या? तो बताओ यहाँ पर क्या लिखें, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, ये लिखेंगे यहाँ पे। पी नॉट ए क्या है, शुद्ध ए का वाष्प दाब। ये क्या हो जाएगा, देखो आप सुनना, पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन विलयन का कुल दाब कितना है, पी ए प्लस पी बी के बराबर है। अब पी एस का मान इसमें रख दो, पी ए का मान रखो यहाँ पे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये लो भैया, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया, फिनिश। अरे दो लोग हैं बेटा, दोनों की वाष्प बन रही है, तो ये मान लो जो रेड वाला जो ग्रीन वाला है उसकी वाष्प, उसका मोल भिन्न अलग होंगे, इसके मोल भिन्न अलग होंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए नेक्स्ट। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया बताया आपके दिमाग में घुस गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बस यहाँ पे जो आंशिक वाष्प दाब होगा उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यही किसका नियम था बच्चों, हेनरी का नियम था। तो हेनरी का नियम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जो अपने को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, देखो बच्चों, इसी के आधार पे दो टॉपिक पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आदर्श विलयन, एक पढ़ते हैं अनादर्श विलयन। दोनों को ढंग से देख लो, दोनों को ढंग से समझ लो। ठीक है, दोनों को ढंग से देखो, दोनों को ढंग से समझो। एक होता है आदर्श विलयन, ठीक है, एक होता है अनादर्श विलयन। भाई क्या होता है, देखो बच्चों, ऐसे विलयन जो राउले नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। देखो ये पढ़ा था पी नॉट ए एक्स ए, अरे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के गए। ये क्या है, पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा, इसने बड़े बड़े कर दिए, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ ना, थोड़ा ए और बी गलत लिख दिया, यहाँ पे बड़े बड़े लिख दिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आपको, कुछ नहीं है, मैं इसको भी सही कर देता हूँ ना। ज़ूम 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 ज़ूम, कुछ नहीं ऐसे लिखा हुआ था, अभी थोड़ा पढ़ा था ना, ये देखो, ये रहा पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, और ये क्या है बच्चों, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। बस खत्म कहानी। जो राउले नियम का पालन करते हैं, तो यहाँ पे लिखा था आपने पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, इसको कहते हैं राउले का नियम। ये क्या बोलता है, नहीं भैया ये राउले नियम को नहीं मानते, ये नहीं मानते, जाओ गद्दारी करते हैं। तो एक्स ए है और ये एक्स बी है। जो राउले नियम का पालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन, और जो पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, आदर्श विलयन। कहते हैं कि इस विलयन में अगर आप दो विलयन को मिला दोगे तो उनके एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, ना तो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा ना ऊष्मा शोषी होगी, ना तो ऊष्मा का अवशोषण होगा ना ही उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, जीरो होती है। डेल्टा वी मिक्स की जीरो मतलब दो विलयन को मिला दो उनका आयतन सेम रहता है। ये क्या बोलते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर मिलाओगे, सुनना ध्यान से सुनना, ये एंथैल्पी है बच्चों, एंथैल्पी है ना, ये एंथैल्पी है। यहां पर क्या बोला जाता है कि अगर आप दो विलयन को मिलाओगे तो या तो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा या ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा।
ठीक है बच्चों, विलयन बनाने की प्रक्रिया में आयतन में परिवर्तन होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, बिल्कुल होता है कि अगर आप दो विलयन को मिलाओगे तो आयतन कम ज्यादा हो सकता है। जैसे आप एसिड होता है, एसिड में पानी मिलाओ आयतन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने को बातें याद रखनी है कि आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं ग्राफ बना देता हूं, एक बार सुन लो। आदर्श विलयन का ग्राफ बता रहा हूं। देखो जो आदर्श विलयन का ग्राफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कैसे, देखो मैंने इस तरीके से एक चार्ट बना दिया, बड़े ध्यान सुनना। देखो ये रहा, सबसे पहले ये पढ़ा आपने, पी ए बराबर क्या होता है बच्चों, पी नॉट ए एक्स है। देखो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, पी ए यहां होता है, एक्स ए यहां होता है, और ये सीधी रेखा ऐसे आता है, ये आता है पी नॉट ए। बस ये रहा। एक्स ए का वैल्यू जो बच्चों यहां से 0 से 1 है, और कहां तक जाएगा तो 1 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि मोल भिन्न एक ही होते हैं। ये y बराबर mx का ग्राफ है, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी चल के केमिकल काइनेटिक्स अगला चैप्टर है जो अपना थर्ड चैप्टर, उसमें भी पढ़ोगे आप। तो ध्यान रखनी y बराबर mx का ग्राफ है। एक ग्राफ और बना सकते हो आप, ये वाला pb, ये हो गया xb। अरे pb बराबर क्या होता है बच्चों, p नॉट b xb होता है। ये आता है सीधी रेखा, ये आ गया xb। तो ये आ गया आपका p नॉट b। ये क्या हो गया बच्चों, xb बराबर 0 टू xb बराबर 1। बस आपके एग्जामिनर ने पता क्या रखा है बुक वाले ने, बस इन दोनों ग्राफ को जोड़ दिया बच्चों से, और आपको बोला कि घबराओ जितना हो सके उतना घबराओ। बस दोनों ग्राफ को देखो ऐसे जोड़ दिया उसने। कैसे जोड़ा बताऊं, देखो पहले इस ग्राफ के बाद एक इस ग्राफ को पढ़ते हैं, पहले सुनना इस वाले को। इधर पी ए है, इधर कौन है बच्चों, एक्स ए है। कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये कौन है, एक्स ए बराबर 0 से एक्स ए बराबर 1। ये देखो ये ग्राफ बना दिया, इसको पलट के बना दिया बस इसने। देखो कैसे पलट के बनाई था, देखो इस बार इधर पी भी है, इधर क्या कर दिया, एक्स भी कर दिया है। ये लो, ये एक्स भी कर दिया इसने। तो जहां से ये गया एक्स बी बराबर 0 और यहां तक गया एक्स बी बराबर 1। तो ये ग्राफ किसका बच्चों, पीबी वाले का ग्राफ है। पीबी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। और नीचे वाला ग्राफ किसका था, नीचे वाला ग्राफ किसका था, पी ए का था। तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। और ये जो ग्राफ यहां से यहां जा रहा है, यहां से लेके यहां तक, ये कहलाएगा विलयन का। पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बस हो गया, वही दोनों ग्राफ को जोड़ दिया। तो जो इस ग्राफ के ऊपर आ जाएंगे वो आदर्श विलयन कहलाएंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल भी अपने बुक में है, जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। बेंजीन के साथ टोल्यूइन, ये सारे एग्जांपल रट्टा मार लेना, याद ही करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, Cl के साथ Br, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड। तो ये जो ग्राफ है ये अपने को ध्यान रखने बच्चों हर हालात में। ठीक है, कर लोगे ध्यान से। ये आदर्श विलयन ग्राफ किसका है, आदर्श का है। देखो बच्चों जो अनादर्श विलयन होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक विचलन, एक होता है ऋणात्मक विचलन। सर धनात्मक ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों इसमें हर चीज धनात्मक होगी, इसमें हर चीज ऋणात्मक होगी। कहने का मतलब क्या है, सुन ध्यान से। इसमें जो डेल्टा एच मिक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, और डेल्टा वी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसमें उष्मा शोषी प्रक्रम होगा और इसमें उष्मा शेपी प्रक्रम होगा। तो अपने को क्या करना है, एक बात और बच्चों सुन लो ध्यान से। इसमें क्या होता है कि जो विलेय और विलायक होते हैं, विलेय और विलायक का जो आकर्षण होता है बच्चों, विलेय और जो विलायक का आकर्षण होता है। अब दिमाग लगाओ, ये मिलके क्या बनाएंगे, उत्पाद। विलेय और विलायक आपस में जुड़ जाएंगे, यही तो होगा। तो ये कहता है कि इधर का आकर्षण बराबर होता है। भाई विलेय विलायक अलग अलग है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो दोनों का आकर्षण समान होगा, तो होगा आदर्श। अगर समान नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अनादर्श। ठीक है, तो एक पॉइंट अपने को ये भी ध्यान रखना है। तो यहां पर यही बात बोली गई है, क्या बोली गई है कि विलेय विलायक की जो उन्होंने क्रिया का मान विलेय विलायक से कम होती है।
मतलब कहने का मतलब ये बच्चों, जब विलय विलायक मतलब जो उत्पाद बना है उसका जो आकर्षण होगा वो इनसे विलायक विलायक और विलय विलय से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इधर की बात करो तो विलय विलायक अनुन क्रिया का मान विलय विलय विलायक विलायक से क्या होगी, अधिक होगी। अरे कहने का मतलब ये बच्चों देखो, ये विलय है, ये विलय है, नीचे क्या बच्चों विलायक है, ये क्या बच्चों विलायक है। जब ये मिलेगा तो ये बोल रहा है कि इसमें इसकी अनुन क्रिया ज्यादा होती है, किसकी, विलय और विलायक की, जब ये आपस में मिल जाते हैं। इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि इसमें विलय विलय की जो अनुनय क्रिया, आकर्षण बोल रहा है बेटा, अनुनय क्रिया का मतलब यहाँ पे ना आप आकर्षण से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विलय विलायक की अनुनय क्रिया ज्यादा क्या होती है, कम होती है, क्या होती है बच्चों, कम होती है, और विलय विलय की ज्यादा होती है। क्या कहानी समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कहानी, अपने को ध्यान रखनी बच्चों, और ये ऊष्माक्षेपी है और वो ऊष्माशोषी प्रक्रम है। इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, आप याद कर लेना। जैसे एथेनॉल के साथ जल, याद रख लेना बच्चों, सब इंपॉर्टेंट है। मेथेनॉल के साथ जल, CCl4 के साथ में आप ले सकते हो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म। तो थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत फेमस एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। और एग्जांपल याद कर लो, एसिड के साथ पानी, एसिड के रूप में आप HCl ले सकते हो, H2SO4 लग सकते हो। ठीक है बच्चों, एक बात और, ये निम्न एजियोट्रॉप्स बनाते हो, ये अधिक एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। अभी अगला टॉपिक है एजियोट्रॉप्स, बता दूंगा कि एजियोट्रॉप्स क्या होता है, तो ये डिफरेंस याद कर लेना। ओके, चलिए एक बात और, अब देखो जो इस ग्राफ से ऊपर की तरफ जाएंगे, जो इस ग्राफ में मान लो कोई ऊपर की तरफ गया तो वो कहलाएगा धनात्मक विचलन, और अगर कोई इस ग्राफ से नीचे की तरफ गया वो कहलाएगा प्यारे बच्चों ऋणात्मक विचलन। बस इस ग्राफ को बना लेना, ऊपर गया तो धनात्मक, नीचे आए तो ऋणात्मक। ठीक है, डन, चलो गुड। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे बच्चों स्थिर क्वाथांकीय मिश्रण क्या होते हैं। अरे कुछ नहीं है, मान लो दो, आपके पास दो विलयन, देखो एक ए और एक बी, एक ए और एक बी है। ठीक है, मान लो ये जो ए है इसका क्वथनांक कुछ एक्स है और इसका क्वथनांक वाई है। अब हम इस दोनों को मिला दो तो इन दोनों क्वथनांक अब जेड पे आएगा। मतलब प्यारे बच्चों ऐसे द्रव जिनको आप मिक्स कर दो और दोनों का क्वथनांक एक समान ताप पे आ जाए, उसी को कहते हैं स्थिर क्वाथांकीय मिश्रण। अब पढ़ लो, दो द्रवों के मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते हैं, द्रवों का ऐसा मिश्रण स्थिर क्वथनांकीय कहलाता है। याद रखोगे। अब सुनो, निम्न क्वथनांक की बात करें तो ऋणात्मक विचलन को पढ़ेंगे, और अगर उच्चतम क्वथनांक की बात करें प्यारे बच्चों तो यहां पे आप पढ़ना धनात्मक विचलन के। किसके पढ़ना, धनात्मक। बस उदाहरण ध्यान रखना, ऋणात्मक कम पूछे तो ज्यादा के उदाहरण, ज्यादा पूछे तो कम के उदाहरण। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल वही जो पीछे पढ़ा है अभी। ठीक है, चलो बच्चों अब अगले टॉपिक तरफ बढ़ते, जो अपना मेन टॉपिक है। एक देखो हाफ पार्ट खत्म हो गया, अभी अभी हाफ पार्ट बचा हुआ है। आपने जो भी पढ़ा वो अभी तक हाफ पार्ट ही कंप्लीट किया, अभी हाफ पार्ट अभी पूरा का पूरा बचा हुआ है। हाफ पार्ट में से एक या दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज्यादातर अधिकतर क्वेश्चन इसी पार्ट में से आते हैं। न्यूमेरिकल्स भी इसी में से बनते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो देखो आ जाते हैं इसी में से, पूछता है यहाँ पे, तो अपने को ध्यान समझना। अगला टॉपिक है कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं। बच्चों दिमाग लगाओ, मान लो यहां समझ लो, मान लो मेरे पास में ये तीन तरह के बीकर है, इसमें मैंने 2 मोल मिलाए, इसमें मैंने किसी चीज के 4 मोल मिला, 3 मोल मिला दिए, उसमें मैंने किसी चीज के 4 मोल मिला दिया। तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये सब विलय, विलय के कर्ण है। क्या है बच्चों, कर्ण, विलय के कर्ण है भैया। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओ और मुझे बता सकते हो कि इसमें विलय के कर्ण 2 है, उसमें 3 है, उसमें 4 है, तो क्या ऐसा करने से क्या इससे गुणों में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा भैया। यहां पानी को गर्म करोगे, अब थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, सबको पता है, तो पानी का क्वथनांक यहाँ पे 100 डिग्री ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ तो 4 कर्ण है, तो यहाँ पे उबालने के लिए आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा।
इसका मतलब ये हो गया कि विलय के कण मिलाने पर कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म बदल जाते हैं। जैसे वाष्प दाब हुआ, जैसे जैसे आप वाष्प दाब पढ़े थे, देखो यहां वाष्प ज्यादा बनेगी, यहां वाष्प कम बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने विलय यहाँ पे कम मिला है, यहाँ पे विलय ज्यादा मिला है। मतलब कणों की संख्या पर निर्भर कर रही है, कणों की प्रकृति पे नहीं। तो वे गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, मतलब कणों की संख्या बढ़ने से उसकी बहुत सारे गुणधर्म बदल जाते हैं, जैसे वाष्प दाब, जैसे हिमांक, जैसे क्वथनांक, जैसे पराशर दाब, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो लिख सकते हो आप वे गुणधर्म जो विलय की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। 4 पढ़ेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और क्या पढ़ेंगे बच्चों, पराशर दाब पढ़ेंगे। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को ढंग से देखो, चारों को ढंग से समझो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैं एक एक करके आपको वापस पढ़ाता हूं, वापस समझाता हूं, आराम से देखना, आराम से समझना। ठीक है, चलिए। तो यहां पे सबसे पहला पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। वाष्प दाब में अपेक्षित या आपेक्षिक, आपेक्षित बोल दो या आपेक्षिक बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना, अगर आपेक्षिक लिखा है तो भी सही है, आपेक्षित लिखा है तो भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। तो मैं आपेक्षिक ही कर देता हूं, दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको आपेक्षित लिखा तो भी सही है ना। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, देखो बच्चों, अब बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनो। नोट डाल के थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, याद करो कि डेल्टा पी बराबर क्या होता है, याद करो, पी नॉट ए माइनस पी एस। पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, किससे, विलयन से ज्यादा होता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो मैं भी ये नहीं कर रहा, मैं कुछ दूसरी चीज आपको पढ़ा रहा हूं। एक मेरे पास विलय है और मैं बोल रहा हूं कि जो विलय वो अवाष्पशील है, क्योंकि आप कणों की बात कर रहे हो इसलिए। और जो विलायक है वो बच्चों कैसा है, वो आपका वाष्पशील है। तो एक बात तो तय हो गई कि भाई जो वाष्पशील उसी के वाष्प बनेगी, जो अवाष्पशील उसकी वाष्प नहीं बनेगी, है ना। तो आप ये पढ़ते हो, देखो पीए बराबर क्या पढ़ते हो, पीए का जो आंशिक दाब होता है वो पी नॉट ए एक्स के बराबर होता है, और जो पीबी होता है वो होता है पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है, यही पढ़ते हो। लेकिन बच्चों मैंने इस चीज को काट दिया, क्यों काटा, कोई बता सकते हैं? क्योंकि भैया विलय अवाष्पशील है और अवाष्पशील की वाष्प नहीं बनती, तो प्यारे बच्चों पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी होता है क्या। तो मैंने कहा यार पीबी को तो काटो, क्योंकि विलय की वाष्प नहीं बनती, पीबी को भगाओ यहां पे, तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पीए हो जाएगा। और आप सभी जानते हो कि पीए का मान क्या इतना होता है, ये इतना होता है। हर पॉइंट को ढंग से समझ लेना भाई, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट पढ़ा रहा हूं। तो पीएस बराबर क्या हो गया बच्चों, पी नॉट ए एक्स ए हो गया, क्या हो गया, एक्स ए हो गया। लेकिन एक बात बताओ, आप पढ़ क्या रहे हो, विलय की कण की संख्या, विलय के कण पढ़ रहे हो, तो विलय को लेके आना पड़ेगा। तो यार आप सभी जानते हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो 1 लाने के लिए एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। क्या मैं इस वाली बात को इसके अंदर लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। तो पी एस बराबर क्या हो गया, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, अंदर गुणा कर दो। तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को घुमा दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो बिल्कुल सा कोई दिक्कत नहीं है। तो पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस, या मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक्स बी को यहीं रखूं, इसको इधर भेज दिया, या आप इसको ऐसे लिख दो, और इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। आई होप आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और ये होता है बच्चों मोल भिन्न,
विलेय के मोल भिन्न। क्या यहां तक कहानी समझ में आ गई? कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ठीक है, चलिए भैया, अब एक्स भी क्या होता है? विलेय के मोल भी निकालने के लिए एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे लिखो, तो लिख सकते हैं ना कि जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता है वो विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। यही कहलाता है वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन, एक राउली का नियम। ये भी एक दूसरे राउली का नियम हो सकता है। ठीक है बच्चा, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे क्या? एक्स बी कहीं रख दो, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? देखो बच्चों, एन बी का मतलब हो सकता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, कभी कभी ग्राम में दे देता है वैल्यू, और एन ए को लिख सकते हो आप डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो इसको उठा के रख दो फॉर्मूले में। ठीक है, क्या आ गया? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, नीचे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इतनी सी कहानी है। ठीक है, कर सकते हो आराम से? ओके सर, कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। अब देखो क्या होता है बच्चों कि जो विलायक है वो बहुत ज्यादा होता है। विलायक की मात्रा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। क्यों? कैसा विलयन होता है? तनु विलयन। ये सब पानी का विलयन तो होता है। तो तनु विलयन में विलायक इतना ज्यादा होता है कि आप विलय को इग्नोर मार सकते हो। अरे मैंने कहा कि आपकी सैलरी 1,01,000 है मान लो, तो आप मुझे अपनी सैलरी कितनी बताओगे? 1,00,000 बोलोगे, 1 रुपये बता के बेइज्जती थोड़ी करोगे। तो यहां पर भी क्या करते हैं, विलायक की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि डब्ल्यू ए एम ए इतना ज्यादा है कि हम डब्ल्यू बी एम बी को इग्नोर कर देते हैं। ऊपर वाले को इग्नोर मत करते हैं कि ऊपर वाला तो रहेगा भैया, कोई एक ही है। यहां पर क्या आ जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। नीचे क्या आ गया? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। यहां पर क्या आ गया? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर डब्ल्यू बी ऊपर है तो एक काम करो, एम बी को नीचे रख दो। डब्ल्यू ए नीचे तो डब्ल्यू ए को नीचे ही रहने दो, एम ए को ऊपर ले जाओ। ये लो भैया, आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर कौन क्या है लिख दो। पी नॉट ए क्या है, पी एस क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, एम ए क्या है, एम बी क्या है। ये बच्चों है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है बच्चों? विलियन का वाष्प दाब। ये प्यारे बच्चों विलेय का द्रव्यमान। ये बच्चों विलायक का द्रव्यमान, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऊपर नीचे कर देना बच्चों ना, क्योंकि ए को हमने विलायक कहा था ना। ये बच्चों विलेय का द्रव्यमान, ये बच्चों विलायक का मोल द्रव्यमान। और ये बच्चों विलेय का मोल द्रव्यमान है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि वाष्प अपेक्षित अवनमन का मतलब क्या होता है कि भैया जो वाष्प का अपेक्षित अवनमन होता है वो विलेय के मोल भिन्न के समान होता है। बस मैंने कुछ नहीं किया, एक्स बी को यहाँ पे क्यों काटा आपने पीवी को? क्योंकि विलेय वाष्प नहीं बनाता, विलेय अवाष्पशील है, इसलिए काटा है, ध्यान रखना। बस यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वहां होते हैं, क्योंकि विलेय अवाष्पशील है तो पी के बराबर हो गया। फिर एक्स बी की जगह रख के ये रख के फिर बस फॉर्मूला वैल्यू रख दी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। देखो बच्चों बहुत सिंपल सी कहानी है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए वो उसका क्वथनांक कहलाता है। ये तो होगी 10th क्लास की परिभाषा।
भाई वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है वो उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो प्यारे बच्चों वाष्प दाब होता है किसी विलयन का, उसके वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं, उसका क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। तो किसी द्रव का जो क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और सिंपल मतलब बोले कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है, वह बिंदु जिस पर कोई भी द्रव उबलता है। जैसे मान लो जल है, तो जल बच्चों 100 डिग्री पे उबलता है, ये सब क्वथनांक बिंदु है। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, क्वथनांक है। बात समझ आ गई क्या? तो उसका क्वथनांक बिंदु हो गया भैया। भाई वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है क्वथनांक कहलाता है। यही बात यहां पर भी बताई है। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब देखो एक होता है विलयन का क्वथनांक, उसको हम बोलेंगे बच्चों टीबी से दिखाएंगे। और एक होता है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, उसको दिखाएंगे टीबी नॉट से। अब दिमाग लगाओ, ये पानी है तो हमसे बोलेगा कि डेल्टा टीबी क्या होता है। ये पानी है, शुद्ध विलायक है, तो इसका क्वथनांक 100 डिग्री है। लेकिन इसमें मैं नमक डाल दूं, इसमें मैं चीनी डाल दूं, खीर बनाऊं मैं, तो खीर बनाने के लिए ताप और ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब क्वथनांक और लेट आएगा। मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन की अपेक्षा कम होता है। अरे सिंपल सी कहानी बेटा, ये पानी कितने पे उबलेगा, 100 डिग्री पे। अगर मैं इसमें चीनी डाल दूं, नमक डाल दूं, चीनी नमक सब कुछ ऐड कर दूं, अब क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अब ये विलयन बन जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, विलयन का जो क्वथनांक होता है हमेशा ज्यादा होता है किससे, शुद्ध विलायक की तुलना में। यही कहलाता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, जो अपने को ध्यान रखना था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। वाष्प दाब में उल्टा चलता है, विलयन की वाष्प कम बनती है, शुद्ध विलायक की ज्यादा बनती है, तो इससे वो अवनमन पड़ा। उन्नयन का होता है बढ़ना, तो किसका बढ़ गया, विलयन का बढ़ गया। ठीक है, अब यहां से एक पूरा का पूरा टॉपिक बनेगा। जो किसी विलयन का क्वथनांक होता है, या जो क्वथनांक होता है ना बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन जो होता है, किसी विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो उसकी मोललता पर निर्भर करता है, क्योंकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान रखना, लिख देना वहां पीछे, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें विलायक होता है, ग्राम या केजी मात्रा होती है इसलिए। तो जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो मोललता पर निर्भर करता है, तो मोललता पर निर्भर तो करता है, सही बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा केबी, आ गया एम। ये केबी क्या होता है सर, ये होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। बच्चों क्या होता है, उन्नयन स्थिरांक। ये होता है केल्विन केजी पर मोल, इसका मात्रक। ठीक है, इसको हम लोग इबुलोस्कोपिक स्थिरांक भी बोलते हैं, इबुलोस्कोपिक। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। तो मैंने कहा डेल्टा टीबी बराबर क्या हो गया बच्चों, केबी इंटू एम। का मतलब क्या होता है, एम होती है मोललता, मोललता क्या होती है बच्चों, डब्ल्यू बी इंटू 1000। सभी को पता ही वाली बात, अरे मोललता में पढ़ाई तो थी, भूल गए सर, बहुत बढ़िया। ग्राम में ये रहा, उठा के यहां रख दो। ये लो भैया, यहां से चाहो तो आप एमबी भी निकाल सकते हो। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सिंपल सी मैंने बात बोली, मैंने क्या बोली, मैंने ये बोली कि यार किसी द्रव का क्वथनांक क्या था, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। बस इतनी सी कहानी की है मैंने। और मैंने कहा कि जो विलयन का क्वथनांक होता है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी को ही बोलते हैं, ध्यान रखना। और क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो किस पर निर्भर करता है, मोललता पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो यही एक मोटी मोटी इसकी परिभाषा है, इसकी इकाई वगैरह, इसका फॉर्मूला वगैरह थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यही आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो अपने को ध्यान रखना है। मैंने आपको जो बताया समझाया वो अपने दिमाग में घुसा लेना पूरा। ठीक है, तो मोटी मोटी परिभाषा है कि ये याद कर लो, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है बच्चों, टीबी माइनस टीबी नॉट, तो ये याद रख लो। डेल्टा टीबी का सूत्र याद रख लो, एम का वैल्यू खोल लो, ऐसा कैसा हिमांक आएगा, बिल्कुल डिट्टो। बच्चों आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, आप ढंग से इसको पढ़ लोगे ना, जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपका रिवीजन बहुत अच्छा, बहुत शानदार हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। अब आते हैं बच्चों हिमांक में अवनमन। अब देखो अवनमन आ गया, मतलब विलयन अब कम होगा, शुद्ध विलायक ज्यादा होगा।
सीधी सी बात है अवनमन का, ठीक है। चलो सर, ये अवनमन क्या चीज होती है, अवनमन क्या बीमारी होती है? अरे कुछ नहीं है, देखो बच्चा, अवनमन का मतलब वह ताप जिस पर कोई जम जाए, जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जम जाता है, तो ये इसका हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिमांक, हिमांक बिंदु कहलाएगा। क्या बात समझ में आ गई भैया? वह ताप जिस पर कोई जम जाए तो हिमांक, कोई उबलने लग जाए तो क्वथनांक। समझ में आ गई बात? तो क्या होता है, आप दिमाग लगाओ, तो इसमें क्या होता है कि जो ठोस और द्रव होते हैं वो आपस में साम्य अवस्था में रहते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ को ले लो, बर्फ ना तो पूरा ठोस है ना पूरा द्रव है, तो ठोस द्रव उसमें साम्य अवस्था पे रहते हैं। तो क्या बोलते हैं, जब ठोस का वाष्प दाब और द्रव का वाष्प दाब समान हो जाता है, उस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उस बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हिमांक बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वह ताप, सुनना, वह ताप, कुल मिला के ध्यान रखना, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था आपस में गतिक समय, गतिक समय मतलब दोनों आपस में चलती रहती है। तो वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, एक विलयन का तभी हिमीकरण होता है, मतलब हिमांक आता है। ध्यान रखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, अब सुनना, विलयन का हिमांक और एक होता है शुद्ध विलायक का। तो शुद्ध विलायक का हिमांक है वो कहलाता है टीएफ नॉट और ये कहलाता है टीएफ। अब यहां ध्यान रखना पड़ेगा, जो डेल्टा टीएफ होता है इसमें शुद्ध का ज्यादा होता है ताप और विलयन का कम होता है, इसको कहते हैं हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीएफ को ही बोलते हैं। ध्यान रखना क्यों होता है सर, अब दिमाग लगाओ, मान लो पानी 0 डिग्री पे जमता है, तो पानी तो शुद्ध विलायक हो गया। अब इसमें जब तुम कुछ मिलाओगे, जैसे मुझे आइसक्रीम जमानी, तो आइसक्रीम में तो दूध भी डालते हैं, शुगर भी डालते हैं, बहुत चीज डालते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर और कम करना पड़ता है, 0 से भी कम करना पड़ता है, -5 में जाना पड़ता है। तो विलियन का तो कम हो रहा है, -5 कम होता है बेटा, और 0 ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना, इसलिए टीएफ नॉट और टीएफ। यहां पर भी बिल्कुल वो सेम बातें करनी है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग करके गए हैं। ठीक है, देखो यहां पर भी सबको सेम, डेल्टा टीएफ किसके समानुपाती होते हैं? मोललता के। डेल्टा टीएफ बराबर क्या आ जाएगा? केएफ एम। केएफ क्या होता है बच्चा? मोलल अवनमन स्थिरांक। इसका मात्रक भी होता है, ये मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है, केल्विन केजी पर मोल। वही आ गया डेल्टा टीएफ। मोलता का मान खोल लो इसके अंदर। मोलता क्या होती है बच्चों? WB इंटू 1000, MB इंटू WA ग्राम। बस हो गया। MB को इधर ले आओ, तो आप चाहो तो MB भी निकाल सकते हो। समझ गए क्या बच्चों? ठीक है, तो ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आसान चीज थी, कुछ सेम टू सेम बात करी और कुछ नहीं किया। ये देखो दोनों के बेटा ग्राफ है, अगर दिमाग लगाओ, ये किसका ग्राफ बना रहा हूं? ये बना रहा हूं प्यारे बच्चों क्वथनांक में उन्नयन का। देखो क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ है, ये हिमांक अवनमन का ग्राफ है। देखो इसमें क्या, सुनो ध्यान से, देखो देखो विलायक का यही बिंदु आ गया, देखो विलायक का यही आ गया, देखो शुद्ध विलायक का यही आएगा, क्वथनांक आ गया। अब इसको कुछ मिलाओगे तो मिलाकर क्या बन जाएगा? विलयन। तो विलयन का क्वथनांक क्या आएगा? देखो बच्चों ज्यादा, देखो विलयन का क्वथनांक देखो ज्यादा आया, देखो ये, और यही अंतर क्या कहलाता है? डेल्टा टीबी। यहाँ पे दिमाग लगाओ, देखो पानी, देखो शुद्ध जो द्रव था वो यहीं पे आके जम गया, देखो यहाँ पे आके जम गया, यहाँ पे आके जम गया। अब जब तुम इसको कुछ मिलाओगे तो टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। अब ये आके बच्चों यहाँ पे जमा, देखो ये यहाँ पे आके जमा, इस बिंदु पे। तो इससे डेल्टा टीएफ जो आया वो टीएफ माइनस टीएफ, ये टीएफ नॉट, और यहां पर क्या है बच्चों? टीबी माइनस टीबी नॉट है। तो ये ग्राफ देखो बढ़ता हुआ ग्राफ है, देखो विलियन यहां बढ़ रहा है, देखो विलियन ये बढ़ रहा है, यहां देखो बच्चों विलियन कम हो रहा है, तो इसमें हो रहा है अवनमन, इसमें हो रहा है उन्नयन। ठीक है, अगला टॉपिक और आसान है, क्या है भैया? परासरण क्या होता है? देखो यार ये क्या हो रहा है सर, ये प्यारे बच्चों है शुद्ध विलायक, सुनना ध्यान से, ये बच्चा लोग विलियन, और ये है एसपीएम। एसपीएम बोले तो अर्ध पारगम्य झिल्ली,
तो जब शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य में झिल्ली से होके विलीन की तरफ चला जाए, ये बोले चल पकड़ ले, चल मेरे साथ, चल कहां, चल अभी चल। बात समझ में आ गई क्या? तो क्या ये इधर आ सकता है? ये इधर नहीं आ सकता। केवल शुद्ध विलायक ही किधर जाए प्यारे बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलीन की तरफ गमन करता है, उसी बात को हम बोलते हैं पराशरण। तो क्या बोलेंगे? वह ऐसी प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलीन की तरफ गमन करते हैं, या फिर तनु विलयन। क्या बोल सकते हो? ये कौन सा विलयन है बच्चों? तनु विलयन है। ये कौन सा विलयन है बच्चा लोग? सांद्र विलयन है। तो ये तनु विलयन, वो कौन सा विलयन बच्चों? सांद्र विलयन। ये तो तनु विलयन सांद्र की तरफ चला जाए, तो अर्थात तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करता है, ये प्रक्रिया पराशरण कहलाती है। और जो पराशरण को रोक दे वो कहलाता है पराशरण दाब। क्या बात समझ में आ गई? तो जो इस प्रक्रिया को रोक दे वो क्या कहलाएगा? पराशरण दाब। ठीक है, चलिए तो एक बार देखो इसको, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, तो क्या यहां तक कहानी क्लियर हो गई? क्या शुद्ध विलायक कहां जा रहा है? विलयन की तरफ जा रहा है। केवल विलायक ही जाएगा, शुद्ध वाला वो भी, विलय नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि पराशरण दाब क्या होता है। तो मैंने क्या कहा कि शुद्ध विलायक इधर जा रहा था अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, और मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, भाई ये मुझे खींच रही है, लेके जा रही है मुझे अपने साथ में, बचा ले मुझे। मेरा दोस्त बोलेगा छोड़ दे वरना तेरे को गोली मार दूंगी। मैं तो गोली मार देंगे तो छोड़ दे इसको। ये छोड़ देगी, छोड़ेगा मतलब पराशरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो मुझे क्या लगाना पड़ा? दाब लगाना पड़ा। कैसा दाब लगाना पड़ा? पराशरण दाब लगाना पड़ा। वह दाब किधर की तरफ लगाना पड़ा? विलयन की तरफ लगाना पड़ा। वह दाब जो पराशरण की प्रक्रिया को रोक दे, या ऐसे बोल दो विलयन की तरफ लगाया गया वह दाब जो पराशरण की प्रक्रिया को रोक देता है, क्या कहलाता है बच्चों? पराशरण दाब कहलाता है। वापस सुन लो, विलयन की तरफ लगाया गया वह दाब जो पराशरण की प्रक्रिया को रोक दे, क्या कहलाता है? पराशरण दाब कहलाता है। क्या बात समझ में आ गई? इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला था जो अपने को सीधा ध्यान रखना है, ये होता है पाई बराबर होता है प्यारे बच्चों MRT। याद रखना, या पाई बराबर आप इसको बोल सकते हो NB/V लीटर R इंटू टी होता है। ठीक है, और NB की जगह आप ये कर सकते हो WB/MB। ये फॉर्मूले सब ध्यान रख लेना, V लीटर इंटू R इंटू टी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो चाहो तो आप पढ़ सकते हो। क्या लिखा गया देखो, ये क्या लगा हुआ? पराशरण दाब। ये क्या है बच्चों? शुद्ध विलायक, ये है ना, ये क्या बच्चों? विलयन। तो वह दाब, वह देखो इस पराशरण दाब को हम पाई से बोलते हैं। विलयन की तरफ लगाया गया वह दाब जो पराशरण की प्रक्रिया को रोक दे, क्या कहलाता है? पराशरण दाब कहलाता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर फॉर्मूला ध्यान रखना, विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिससे पराशरण की क्रिया रुक जाती है, उसे विलयन का पराशरण दाब या पराशरण दाब कहते हैं। कर लोगे? ठीक है, चलो एक्चुअल में ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, पाई वी बराबर क्या होता है बच्चों? NRT होता है। पाई को ये रखो N/V, और N/V को बोलते हैं C सांद्रता, या इसी को बोलते हैं MRT। अरे N/V 1 लीटर विलयन उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अरे ये रहा फॉर्मूला यार, पाई बराबर देखो ये रहा NB/V लीटर इंटू R इंटू T, इसी को तो आप बोलते हो मोलरता। तो फॉर्मूला बन गया पाई बराबर MRT। या तो ये यूज कर लो, या NB को भी ओपन कर सकते थे। NB बराबर क्या होता है? WB/MB और V लीटर इंटू R इंटू T। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी जो अपने को ध्यान रखनी है, ये होता है पराशरण दाब। ठीक है, पराशरणी बोल दो या पराशरण बोल दो, ज्यादा अच्छा है। क्या बोल दो इसको? पराशरण दाब बोल दो। क्या बोल दो? पराशरण दाब। विलयन की तरफ लगाया गया वह दाब जो पराशरण की प्रक्रिया को रोक देता है, पराशरण दाब कहलाता है। कर लोगे क्या? ठीक है, चलिए भैया, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई समझाई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। देखो बेटा, एक टॉपिक याद रख लेना, वे विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं उनको कहते हैं समपराश्रयी विलयन। मान लो आपके पास कोई 2 विलयन है, सुनना, ये कोई 2 विलयन है, इसका पराशरण दाब पाई 1, इसका पराशरण दाब पाई 2 है।
जब दोनों के पराशर दाब समान हो जाए तो इसको बोलते हैं समपराशरी विलयन। अगर इनमें से किसी एक का ज्यादा एक का कम हो जाए, सुनना, जिसका ज्यादा होता है उसको बोलते हैं अति पराशरी विलयन, और जिसका कम होता है उसको बोलते हैं अब अल्प पराशरी विलयन। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करा दिए। ध्यान रखना, दो विलयन में से जिस विलयन का पराशर दाब कम होता है उसे अल्प पराशरी कहते हैं, तथा जिसका दाब अधिक होता है उसको अति पराशरी विलयन कहते हैं। याद रखोगे क्या? ठीक है, चलिए भैया, तो मुझे लगता है कि यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ओके बच्चों, अब आ जाओ, एक लास्ट टॉपिक है वांट ऑफ कारक या वांट ऑफ गुणांक। ठीक है, ये भी थोड़ा सा मतलब पहले की एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा ये टॉपिक दिया होता है, लेकिन अभी टॉपिक को बहुत कम कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा कर दिया इसको। क्या होता है ये वांट ऑफ कारक? देखो बच्चों, अभी तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़े उसमें कभी भी वियोजन और संगुणन की बात ही नहीं की। जैसे मैंने कहा NaCl, तो अब तक NaCl की बात ही नहीं की, क्योंकि आगे चल के NaCl टूट जाता था Na+Cl- में। जब आप NaCl को हाथ में लोगे तो NaCl रहेगा, पूरा एक रहेगा, लेकिन जैसे ही पानी में डालोगे टूट जाएगा, तो दो आयन बना देगा Na+Cl-। ये तो गड़बड़ है भाई। जैसे CH3COOH, आपने 2 मोल ले रखे हैं, लेकिन जैसे ये बेटा रिएक्शन करते हैं आपस में, तो 2 मोल आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं। तो यहां तो हो रहा है वियोजन और यहां हो रहा है बच्चों संगुणन। इसका मतलब कुछ ऐसे यौगिक थे जो टूट रहे थे और कुछ जुड़ रहे थे। अब तक जितने पढ़े ना तो वो टूट रहे थे ना वो जुड़ रहे थे। तो आपसे कोई देसी भाषा में पूछ ले कि वांट ऑफ कारक क्या होता है, तो अब सिंपल बोलना भैया, वे अनुसंख्यक गुणधर्म जिनमें वियोजन या संगुणन पाया जाता है उसके लिए आई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आई। अब आई क्या होता है? तो एक बात बताओ यार, अब हम सब कुछ तो दोबारा पढ़ेंगे नहीं, सब कुछ गलत थोड़ी करेंगे, हम सिंपल सी बात बोल देंगे कि भाई इसमें टूटने की तो बात कर रहे हैं, भाई बाद में कितने टूटे, पहले कितने टूटे, दोनों का अनुपात देख लेंगे। तो वांट ऑफ गुणांक क्या होता है? संगुणन वियोजन के बाद कणों की संख्या और संगुणन वियोजन के पहले कणों की संख्या कितनी थी, उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो ध्यान रखना, ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है। नीचे का भले आप रहने देना, जो लास्ट वाला है ना उसको आप रहने दो, है ना, नीचे वाला आप रहने दो, नीचे वाला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे काम करते हैं, सारी की सारी डेफिनेशंस वापस लिख देते हैं, जितनी जितनी आपके सिलेबस में थी वो सब वापस कर लेते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशंस वापस ले लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आई कब यूज करना है, फॉर्मूले में आई कब यूज करोगे? आई तब यूज करोगे जब संगुणन और वियोजन की बात करेगा, बस तभी आपको आई का यूज करना है, वरना आपको आई का यूज नहीं करना। अब सुन लो, आई के टोटल 3 मान पड़े जाएंगे। सुनना, आई के कुछ मान होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आई का मान 1 आ रहा है तो ना तो संगुणन हुआ है ना वियोजन हुआ है, ना संगुणन ना वियोजन। और ये एग्जाम्पल पढ़े जाते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज में, यूरिया में, है ना, ये इनके एग्जाम्पल तो ग्लूकोज, यूरिया, शर्करा, इनमें पढ़े जाते हैं। अगर आई का मान बच्चों 1 से ज्यादा है तो खुद दिमाग लगाओ ना, ज्यादा कब होगा? जब टूटेगा, तो वियोजन में। जैसे NaCl देखो टूट जाएगा Na+Cl- में। जैसे MgSO4 देखो टूट जाएगा Mg+2SO4 में, टूट जाए जिसमें। आई का मान 1 से कम माना जाएगा कब? जब संगुणन हो, और संगुणन का एक ही एग्जांपल है CH3COOH वाला, बस 2 मोल, ठीक है, ध्यान रखना। क्या बात समझ में आ गई? जितने आयन टूटते हैं उसका मान उतना ही होता है। तो ये हुआ संगुणन, एक हो गया वियोजन। भैया आई कब पढ़ना है? जब संगुणन वियोजन हो। आपने 4 टॉपिक पढ़े थे, याद करो, P0A - PS, याद आ गया, P0A, बस कुछ नहीं करना, आई को लगा दो, IX भी हो गया। दूसरा आपने ये पढ़ा था, याद करो, डेल्टा टीवी बराबर I इंटू M इंटू KB, याद आया क्या? ये डेल्टा TF बराबर पढ़ा था I इंटू M इंटू KF। एक पढ़ा था पाई का मान, याद करो, I इंटू M इंटू R इंटू T। लेकिन आई कब पढ़ना है? जब 2 वर्ड आ जाए, संगुणन और वियोजन, तभी आई पढ़ते, वरना नहीं पढ़ते। आपसे बस इतना सी बात पूछेगा आपसे,
ठीक है, चलिए तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है। जैसे बोलेगा कि पूर्ण वियोजन हुआ है तो आई का मान बताओ, पूर्ण वियोजन पर आई का मान, पूर्ण वियोजन पर आई का मान। तो बेटा बहुत आसान है, देखो आराम से देखो, ये NaCl है, इसको तोड़ दो, तोड़ना आता सभी को, अरे 10th क्लास याद कर लो यार, Na+Cl-, कितने लोग हैं, एक और एक दो, तो यहाँ पे आई का मान कितना हो गया बच्चों, 2, बस ये करना, कुछ नहीं करना है। और दिखाऊं, अब जिसको तोड़ना नहीं आता वो उसको देख के सीख ले, MgSO4 आ गया, एक Mg आ गया। देखो बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से रिवीजन कराया है, ये देखो ये 2 लोग हैं, तो कितने यहाँ पे आ गया, आई का मान 2। जैसे आ गया Al2, AlCl3 आ गया, मान लो क्या आ गया, AlCl3, तो एक एल्यूमिनियम +3 आ जाएगा और 3Cl- आ जाएंगे। देखो एक यहां पर है, 3 यहां पर है, तो यहाँ पे आई का मान कितना बच्चों, 4 है। बस यही करना और कुछ नहीं करना। तो सबको क्लियर हो चुका है कैसे किया, क्यों किया, ठीक है। एक और देख लो, इसको नहीं आया, Na2SO4। तो अगर आपने ये सब पढ़ रखा जो मैंने आपको पढ़ाया और आपको सब समझ में आ गया, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन 2 और ये 1, आई का मान 3। लेकिन अगर आपके इसमें से कुछ टॉपिक नहीं आते हैं, अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं कर रखी, तो वही दिक्कत है भैया, फिर आपको वापस से अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। मैंने देखो आप जो 8-10 घंटे में पढ़ते हो उसको मैंने 1 घंटे 40 मिनट या 1 घंटे, जो भी 1.5 घंटे या 40 मिनट के बीच में निपेटा है, मैंने उसको पूरा पढ़ाया आपको। इतना तो देखो रिवीजन के तौर पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए नहीं, है ना, तो रिवीजन के तौर पे बस आप क्या करोगे, फॉर्मूला शीट बना लोगे, हर एक की, पूरे चैप्टर की फॉर्मूला शीट बना लेना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपने बैचेस वगैरह में चीकू सा सीरीज चलाता हूँ। चीकू सा सीरीज क्या होती है, चीकू सा सीरीज क्या होती है, डेली बेसिस पे मैं बच्चों को रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। ये होती है चीकू सा सीरीज। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। चीकू सा CSS सीरीज, पर वो आपके लिए तो नहीं है अभी, क्योंकि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाती, तो बैचेस में ही चलती है, ठीक है। डेली बेसिस पे रिवीजन होता है, उसके अंदर सब कुछ डेली बेसिस पे किया जाता है। लेकिन मैंने अभी आपको जो पढ़ाया बेटा इस टाइम पे, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन जरूर कर लेना। होमवर्क क्या रहेगा सर हमारा, होमवर्क रहेगा आपका वही, आपको वही फॉर्मूला शीट बनानी है। क्या बनानी है बच्चा लोग, फॉर्मूला शीट बहुत अच्छे से बना लेना और अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है बच्चों। आई होप यहां तक जो मैंने आपको बताया समझाया आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये 1 शॉट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से समझ में आया, तो मुझे बताना कि नहीं सर हमें नेक्स्ट चैप्टर का भी चाहिए, है ना। तो आपके ऊपर है कि आपको बढ़िया लगा, कैसा लगा आप ही बता पाओगे, मैं तो कैसे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितना मैंने आपको बताया, प्लीज इसको रफ कॉपी में लिख लेना। फेयर में तो नोट्स बना रखे हैं सबने, कि सर नोट्स वापस बनाए, नहीं बनाना है। फेयर कॉपी में जितना पढ़ाया रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। तो हाँ, एक बच्चा बोले व्युत्क्रम प्राशन नहीं पढ़ाया, अब आप बताना कि व्युत्क्रम प्राशन क्या होता है, किस किसने पढ़ रखा है। तो जब भी मैं कोई अगला 1 शॉट लेके आऊंगा तो व्युत्क्रम प्राशन वापस बता दूंगा। तो मैंने एक टॉपिक छोड़ा, व्युत्क्रम प्राशन क्या होता है, तो आप कमेंट से बताएंगे कि व्युत्क्रम प्राशन क्या होता है, पूरी सही से परिभाषा लिख के, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट 1 शॉट मिलेंगे, लेकिन जो मैंने अभी ये पढ़ा है आप इसको अच्छे से कर लेना। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।